हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सोचो कि तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, लेकिन तुम एक ऐसे पावर के साथ अवेकन करते हो जिससे कि तुम इंसेक्ट का लॉर्ड बन सकते हो और तुम्हारा पहला पेट खुद इंसेक्ट क्वीन हो। तो कुछ ऐसा हमारे एमसी के साथ भी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 300 साल पहले हेवन ने अपनी इच्छा दिखाई और अर्थ पे सीक्रेट रियलम्स और डंजन्स अपीयर होना शुरू हुए। फिर उन डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगे और उन मॉन्स्टर्स के आने के बाद से ह्यूमैनिटी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन मॉन्स्टर के आने के बाद से ह्यूमंस भी अवेकन होना शुरू हो गए थे और जो अवेकनर्स अपने जॉब को चेंज करता था उनको जॉब चेंजर्स कहा जाता था। तो जॉब चेंजर्स अपनी सुपर पावर की मदद से मॉन्स्टर के साथ फाइट करते थे और मॉन्स्टर्स को डिफीट करते थे और साथ ही ह्यूमैनिटी को सेव करने में भी मदद करते थे। और जो अवेकनर्स मॉन्स्टर के साथ फाइट करते थे उनको हंटर्स कहा जाने लगा। फिर समय के साथ सब बदलता गया और ह्यूमंस 18 साल की एज में अवेकन करने लगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक अवेकनिंग स्टोन को दिखाया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अवेकनिंग के लिए वहां पर आए हुए होते हैं और सारे स्टूडेंट्स उस अवेकनिंग स्टोन को टच कर कर अपने अपने अवेकन को कर रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अवेकनर्स को उनकी क्लास के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला होता है कॉम्बैट, दूसरा होता है सपोर्ट और तीसरा होता है क्रिएशन। फिर हमें बताया जाता है कॉम्बैट कैटेगरी ऐसी है जिसे कि सब लोग चाहते हैं कि वो कॉम्बैट कैटेगरी में ही शामिल हो, जबकि क्रिएशन एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर वो सारे अवेकनर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा वीक होते हैं और क्रिएशन कैटेगरी को सब लोग डिसलाइक करते हैं। तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि मेरा अवेकन पूरा हुआ और मैं एक स्वॉर्ड मैन के तौर पर अवेकन हुआ हूँ, तो मैं कॉम्बैट क्लास में जाऊंगा। तो उसी लड़के के पीछे हमें और एक लड़के को दिखाया जाता है, वो रो रहा होता है क्योंकि उसका हीलिंग क्लास होता है। तो वो कहता है कि मैं इस हीलिंग क्लास के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। फिर बताया जाता है कि सारे लोगों का अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद उनकी क्लास को रैंक वाइज डिवाइड किया जाता है और 4 ही तरह के रैंक होते हैं, जिनमें कि पहला कॉमन होता है, दूसरा रेयर होता है और तीसरा सीक्रेट होता है और चौथा रैंक डिवाइन होता है। तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सबसे कह रहा होता है कि अरे उधर देखो, वो तो जियांग चेंग है, इस यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप स्टूडेंट। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है धत तेरी की। तभी वो पहला वाला स्टूडेंट कहता है कि ये तो अवेकन होने का साइन है। फिर हमें बताया जाता है कि डिवाइन क्लास सबसे ज्यादा रेयर क्लास होता है, जो कि हार्डली 100 सालों में भी एक बार दिखना बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, एमसी अपने अवेकन के लिए उस अवेकनिंग स्टोन को टच करता है तो उस अवेकनिंग स्टोन से बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगता है। तो सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि वो आखिर किस रैंक का अवेकनर बनेगा, क्या ये एक डिवाइन रैंक का क्लास हो सकता है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि इस जियांग सिटी में सैकड़ों सालों से यहाँ पर कोई भी डिवाइन अवेकनिंग नहीं किया है। फिर हमें बताया जाता है कि जब भी कोई अवेकनर एक डिवाइन क्लास के साथ अवेकन करता है तो एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि हेवन और अर्थ को पूरी तरह से हिला सकता है। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी कहता है कि ओ ऐसा लगता है कि अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है। तो एमसी के पीछे कुछ टीचर्स एमसी की तरफ आ रहे होते हैं और वो टीचर एमसी से कहते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, हमारे स्कूल को इसके जैसे फिलर्स की जरूरत है। मुझे पता था कि तुम एक कॉम्बैट क्लास के साथ अवेकन करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक डिवाइन क्लास के अवेकनर बनोगे। तो जल्दी बताओ कि आखिर तुम्हारा अवेकनिंग का कौन सा क्लास है। तो एमसी उस प्रिंसिपल से कहता है कि प्रिंसिपल वोंग, मैं कॉम्बैट क्लास के साथ अवेकन नहीं हूँ। और हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एमसी की बात को सुनकर पूरी तरह से चौंक गया होता है और वो प्रिंसिपल चौंकते हुए एमसी से पूछता है कि तो क्या तुम एक सपोर्ट क्लास से हो। तो फिर एमसी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए प्रिंसिपल से कहता है कि मैंने क्रिएशन क्लास के साथ अवेकन किया है और मेरा रैंक डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर का है और मेरे टैलेंट की वजह से मैं प्लांट्स को और छोटे क्रीचर्स को उनकी ग्रोथ में मैं मदद कर सकता हूँ। तो वो
प्रिंसिपल कहता है क्या क्रिएशन क्लास में कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है, यहाँ तक कि डिवाइन रैंक भी यूजलेस है, ये तो बहुत ज्यादा भयानक है। तो उस प्रिंसिपल के साथ जो पर्सन होता है वो कहता है कि इससे नाराज मत होइए, अगर वो लड़ नहीं सकता है तो कम से कम वो सेफ तो रहेगा। और स्पिरिचुअल मास्टर रिसर्च फील्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो एक डिवाइन रैंक का है। मैंने आपसे जो रिकमेंडेशन का प्रॉमिस किया था वो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं उनके टीचर्स को रिकमेंडेशन लेटर भेज सकता हूँ। तो एमसी कहता है कि धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगा। फिर एमसी वहां से जाते हुए उन टीचर से कहता है कि टीचर्स मुझे और एक काम को खत्म करना है, तो अगर और कोई काम यहाँ पर नहीं है तो पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें कि एक स्टूडेंट हंसते हुए कह रहा होता है कि कितना बड़ा धोखा है, मुझे लगा कि वो डिवाइन ग्रेड का कॉम्बैट क्लास का अवेकनर होगा, लेकिन वो तो एक क्रिएशन क्लास का अवेकनर निकला। तो उसके साथ वाला स्टूडेंट हंसते हुए कहता है कि सचमुच में लाइफ उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, सभी को उम्मीद थी कि वो एक कॉम्बैट क्लास का अवेकनर के तौर पे अवेकन होगा और इसके बाद वो बेकार हो जाएगा, भले ही वो सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट आता हो। और फिर वो स्टूडेंट कहता है कि तुम हर दिन जितना चाहे उतना हार्ड वर्क कर लो, लेकिन तुम एक क्रिएशन क्लास के ही रहोगे। लेकिन ये देखना बहुत अच्छा है, एमसी जब से इस स्कूल में आया था तब से वो इस स्कूल का किंग बन के रहना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा कब तक कर पाता है। और स्कूल की ब्यूटी लिन, जिसे हमेशा सेकंड प्लेस पे रखा गया, वो एक कॉम्बैट क्लास में सीक्रेट रैंक की अवेकनर के तौर पर अवेकन हुई है। और एमसी वहां से गुजरते हुए ये सारे बातों को सुन रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर जियांग और ब्रदर चोंग अभी बहुत ज्यादा क्रूअल थे, मुझे एहसास नहीं था कि एक क्रिएशन क्लास सारी चीजों को इस तरह से बदल देगी जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट था। इस लाइफ में पावर ही मायने रखती है, क्रिएशन क्लास में क्या गलत है। तभी एमसी के सामने एमसी का सिस्टम विंडो दिखाया जाता है और उस सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एमसी ने अपने अवेकनिंग को कंप्लीट कर लिया है और एमसी का क्लास स्पिरिचुअल मास्टर क्लास होता है और उसका रैंक डिवाइन होता है। और एमसी इंसेक्ट नेचुरल क्लैमिटी सिस्टम को ओपन करने की कंडीशन तक पहुंच चुका था, इसीलिए एमसी के सिस्टम ने इनिशियल इंसेक्ट मदर को अनलॉक कर दिया था और एमसी के पास ऑप्शन आ रहा होता है कि एमसी चाहे तो उस मदर इंसेक्ट को समन कर सकता है। और एमसी कह रहा होता है कि ये क्लियरली मेरे सिस्टम से मैच खाता है। फिर एमसी बताता है कि एमसी का नाम जियांग चैंग होता है और एमसी मरने के बाद इस अवेकनिंग वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हुआ है। फिर एमसी बताता है कि डार्क एरा के खत्म होने के बाद वर्ल्ड डंजन और मॉन्स्टर से भर चुकी थी, यानी उस दिन से लोगों ने ताकतवर का सामना करना शुरू किया और मैं इस दुनिया में एक अनाथ बच्चे के तौर पर रिबॉर्न हुआ था। तो मुझे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए और मैं 18 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए मैंने पूरी कोशिश की और मैं चाहता था कि मुझे इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए सिर्फ मुझ पर ही निर्भर रहना होगा। और मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिस्टम एक महीने पहले ही मेरे सामने आ जाएगा। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि इंसेक्ट रेस डार्क एरा में ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज किया करती थी और इंसेक्ट रेस एक्सट्रीमली पावरफुल रेस है। और मैंने सुना है कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो 12 किंग में से 9 ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। फिर एमसी कहता है कि इस वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ है, इसमें कोई भी शिकायत करने की बात नहीं है। जब तक इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंसेक्ट रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एमसी कहता है कि यस ओपन सिस्टम। और एमसी जैसे इस सिस्टम को ओपन करने के लिए ऑर्डर देता है, एमसी एक दूसरे रियलम में पहुंच जाता है और उस रियलम में सिर्फ डार्कनेस होता है। तो एमसी सोचता है कि खैर ऐसा लगता है कि ये मेरे कॉन्शियसनेस का ओशन है। तो एमसी देखता है कि उसके सामने एक ट्री होती है। तो एमसी कहता है कि मेरी टैलेंट, मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि मेरी टैलेंट एक ट्री बन जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और सिस्टम
में लिखा हुआ होता है कि क्लास टैलेंट सब कुछ एवोल्यूशन किया गया है, सिस्टम सेक्रीफाइस की रिक्वेस्ट कर रहा है, इसे तुम 10 दिनों में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। सभी चीजों का फल सेक्रीफाइस करके तुम इस पेड़ पर फल लगने की स्पीड को और बढ़ा सकते हो, और ये रैंडमली स्पेशल फ्रूट्स को ड्रॉप कर सकता है, और ये इस ट्री की ग्रोथ इंसेक्ट की ग्रोथ पर निर्भर कर सकता है। और करंट सिचुएशन में लिविंग थिंग्स को 10% तक बढ़ाया जा रहा है, और अगर तुम इसे एक बार यूज कर लेते हो तो तुम इसे 8 घंटे बाद ही यूज कर सकते हो। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये कितनी अच्छी सिस्टम है, ये मेरी टैलेंट को एनालाइज करके डिसीजन भी ले सकता है, और ऐसा लग सकता है कि मेरे पास कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से हर चीज मेरी इंसेक्ट सिस्टम की मदद से किया जा सकता है। तभी एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है, क्या एमसी मदर इंसेक्ट को समन करना चाहता है? तो एमसी समन कहता है। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि मदर इंसेक्ट समन हो रहा है। तभी एमसी के सामने एक डार्क ऑरा आने लगती है, तो एमसी कहता है कि सचमुच में ये कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि समन कंप्लीट हुआ, एमसी ने क्लैमिटी रैंक मदर इंसेक्ट को समन किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी के सामने बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, और वो मॉन्स्टर ही मदर इंसेक्ट होता है। फिर उस सिस्टम के जरिए उस मदर इंसेक्ट के सारे डिटेल्स को बताया जाता है। उस मदर इंसेक्ट का नाम होता है 9 मिसामा विंग्स, और ये मदर इंसेक्ट एवियस से आ रहा है, और ये लॉर्ड ऑफ डेथ है, जिसने की एक प्राकृतिक आपदा के दौरान बहुत ज्यादा तबाही मचाई, और तीसरे युग के दौरान वो गायब हो गया। और मदर इंसेक्ट का करंट डेवोरिंग वैल्यू 0% होता है, और सिस्टम एमसी से कहता है कि मदर इंसेक्ट के डेवोरिंग को कंप्लीट करो और उसके सारे एबिलिटीज को अनलॉक करो। तो हम एमसी को देखते हैं, जो कि अभी भी उस मदर इंसेक्ट को देखकर शॉक होता है, और एमसी कह रहा होता है कि अरे ये चीज इतनी बड़ी क्यों है? तो वो मदर इंसेक्ट एमसी को मास्टर कह रही होती है, और वो अपना नाम लिटिल लाइन बताती है, और वो मदर इंसेक्ट कह रही होती है कि मास्टर लिटिल लाइन चाहती है खाना बुरे मॉन्स्टर्स को। एमसी के सामने और एक नोटिफिकेशन आता है कि एमसी के पास करेंट ग्रोथ रेट 10% है, और एमसी इस टारगेट को सेक्रीफाइस कर सकता है और करंट रेट से अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर सकता है। और असल में जो ये ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ये ग्रोथ रेट एमसी के रियलम में वो टैलेंट ट्री का है, और सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि पहला अपग्रेड किसी भी सेक्रीफाइस को कंज्यूम नहीं करता है। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि तुम्हें सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुरंत ही इसे अपग्रेड करो। और फिर वो जो मदर इंसेक्ट होती है उसके ऊपर एक ग्रीन लाइट आने लगती है। तो एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि मदर इंसेक्ट को अपग्रेड होने के लिए डेवोरिंग की जरूरत होती है, सचमुच में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्रिएचर होगी। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रीन लाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एमसी उसमें कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं, जो शॉक होते हुए कहता है कि ये हो रहा। फिर हमें 2 आंखों को दिखाया जाता है, और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मदर इंसेक्ट अपग्रेड होने के बाद अब एक ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है, लेकिन मदर इंसेक्ट ह्यूमन फॉर्म में आने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रही होती है। और अब से मैं इस मदर इंसेक्ट को लिटिल लाइन कहूंगा, क्योंकि इसका नाम लिटिल लाइन ही है। और तभी एमसी के सामने एक कांग्रेचुलेशन वाला विंडो पॉपअप होता है, और उसमें बताया जाता है कि मदर इंसेक्ट अब अपडेट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, और उन्हें कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिल चुकी है। अब मदर इंसेक्ट एमसी के साथ 10 मिनट के लिए अपने एबिलिटीज को शेयर कर सकती है, और उस एबिलिटी में मदर इंसेक्ट 10 मिनट के लिए एमसी के साथ अपने एक्सपी को शेयर कर सकती है, और पॉइजन मिस्ट को भी। फिर हम एमसी को देखते हैं, जो कि लिटिल लाइन के ह्यूमन फॉर्म को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो लिटिल लाइन कहती है कि मास्टर लिटिल लाइन इवॉल्व हो चुकी है, और लिटिल लाइन एमसी को हक कर लेती है।
तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी शर्माते हुए कहता है कि ये फॉर्म तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन असल में एक बच्ची के रूप में इवॉल्व हुई होती है। तो एमसी लिटिल लाइन के सर को सहला रहा होता है। तो लिटिल लाइन खुश होते हुए एमसी से कहती है कि मास्टर, लिटिल लाइन फ्लैश और ब्लड को डेवोर करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि लिटिल लाइन के सर के ऊपर सिस्टम लिटिल लाइन के सारे स्टेटस को दिखा रहा होता है। और लिटिल लाइन के पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जिसमें कि एक स्किल का नाम होता है पॉइजन बैरियर, स्किल का नाम होता है फील्ड, तीसरे स्किल का नाम होता है फ्यूरी और चौथे स्किल का नाम होता है यूनाइटेड। और अभी लिटिल लाइन की डेवोरिंग वैल्यू 0 होती है 10,000 में से। और फिर बताया जाता है कि एक बार जब लिटिल लाइन अपनी डेवोरिंग स्कोर को 100% कंप्लीट कर लेगी तो लिटिल लाइन बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपी को प्रोड्यूस कर पाएगी। और लिटिल लाइन के एट्रीब्यूट्स में भी पैसिव इम्प्रूवमेंट होगी और टैलेंट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम एमसी को देखते हैं जो खुश होते हुए सोच रहा होता है कि स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट डेवोरिंग की ग्रोथ को फास्ट कर सकता है और मदर इंसेक्ट की एक्सपी मेरी ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। और अब तुम एबल हो मेरे 20% एट्रीब्यूट्स और एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बिल्कुल मेरी सिस्टम के लिए मेरी क्लास परफेक्ट मैच है, कॉम्बैट क्लास की क्या जरूरत है। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं जितनी जल्दी मॉन्स्टर्स को मारता रहूंगा और उन्हें डेवोर करता रहूंगा तो बहुत जल्द मेरे पास मॉन्स्टर की एक आर्मी हो जाएगी। और गाइस मैं बहुत सारे जगहों पर इंसेक्ट के जगह पर मॉन्स्टर कह दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। फिर एमसी सोचने लगता है कि लेकिन अभी सिस्टम मैसेज में क्या मेंशन किया गया है, वर्ल्ड का तबाही आधी इंफॉर्मेशन के साथ ये क्लियर है, ये नहीं है कुछ ऐसा जो दूसरों को दिखाया जा सकता है, खोजा जा रहा है जो मेरे अंत की ओर ले जा सकता है। इस मामले में मैं अपनी आइडेंटिटी को एक क्रिएशन क्लास में अवेकनर के तौर पे बताऊंगा और मदर इंसेक्ट के पॉइजन सारे मॉन्स्टर्स को डेवोर करके मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। लेकिन छिपना मेरी स्टाइल नहीं है, मैं इस वर्ल्ड को अपनी एबिलिटीज दिखाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी एमसी अपने कॉन्शियस रियलम में जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ नीचे पानी होता है, तो उन पानियों में लहर आने लगती है। तभी एमसी ये सब देख के थोड़ा हैरान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और लिटिल लाइन कुछ सेंस करने लगती है। तभी सीन बाहरी वर्ल्ड को दिखाया जाता है। तभी एमसी के सामने एक पर्सन खड़ा होता है जिसे देखकर एमसी शॉक हो गया होता है। तो वो पर्सन एमसी से कह रहा होता है कि स्टूडेंट अभी जो घटना हुई है वो पूरे शहर में दिखाई गई है, तो क्या ये तुमने किया है? तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी उस पर्सन को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये पर्सन कम से कम तो मास्टर लेवल पर या उससे ऊपर के लेवल पर है और वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है। तो वहाँ पे बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस अंकल के पास इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है कि इसे दूर से फील किया जा सकता है और वो वास्तव में कौन से लेवल का अवेकनर है। और ऐसा लगता है कि वो पर्सन एमसी के लिए आया है, क्या किसी तरह का संघर्ष हो सकता है। तो एमसी उस अंकल को देखते हुए कहता है कि अजीब बात है, ये अंकल पहले से ही मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं, वो प्रेशर बना रहा है फिर भी चुप है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वो मुझे टेस्ट कर रहा है। तो हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो एमसी से कहती है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन गया है और ये बहुत ज्यादा आकर्षक भी लग रहा है। तो एमसी सोच रहा होता है कि लिटिल लाइन क्या चाहती है। तभी एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे डेवोर करने के लिए। और तभी दिखाया जाता है कि सिस्टम से रेड मैसेज आने लगते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि मदर इंसेक्ट सेंस कर रही है कि होस्ट के लिए ये पर्सन एक थ्रेट बन चुकी है और करंट टारगेट को डेवोर करने से बहुत ज्यादा डेवोरिंग वैल्यू मिलने वाला है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एमसी का पावर अचानक से रिलीज होने लगता है और एमसी का पावर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और एमसी सोच रहा होता है कि लिटिल लाइन ने इसे एक थ्रेट की तरह महसूस किया है, तो
वो एक एग्रेसिव अटैक करने वाली है। फिर हमें स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें की खड़े होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पावर रिलीज कर रहा होता है और एमसी कहता है कि तो जब डेवोरिंग वैल्यू बहुत ज्यादा कम होता है तो मदर इंसेक्ट और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और मुझे लिटिल लाइन के डेवोरिंग के लिए कुछ मॉन्स्टर्स को बहुत जल्दी ही ढूंढने की जरूरत है। और फिर एमसी कहता है कि तो उसका इरादा ये था कि वो अपने प्रेशर से मुझे टेस्ट करना चाहता था, लेकिन इसने अनजाने में मदर इंसेक्ट को ट्रिगर कर दिया। लेकिन सौभाग्य से मैं अभी भी मदर इंसेक्ट को सप्रेस कर सकता हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी मदर इंसेक्ट को टेम्पररी टाइम के लिए सप्रेस कर सकता है। तभी एमसी के बॉडी से मैजिक रिलीज होना बंद हो जाता है। तो वो पर्सन एमसी से कहता है कि तुमने अभी भी अपने अवेकनिंग को कंप्लीट किया है और तुम अभी से ही मेरे प्रेशर को और बदले में अटैक करने के लिए सक्षम हो। वास्तव में तुम एक डिवाइन रैंक के योग्य हो और तुम फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाले हो। तो एमसी कहता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तो वो पर्सन कहता है कि मैं नाइट वॉच का लीडर हूँ, जी गैंग। और फिर जी गैंग एमसी से नाइट वॉच को ज्वाइन करने के लिए ऑफर करने लगता है। तो एमसी कहता है क्या तो वो नाइट वॉच से है? तो फिर बताया जाता है कि द नाइट वॉच ये द ग्रेट जिया ऑर्गेनाइजेशन का टास्क को पूरा करता है और ये डीमंस और बीस्ट से फाइट करता है। और जब भी कोई बीस्ट या फिर न्यू सीक्रेट रियलम अपीयर होता है तो सबसे पहले नाइट वॉच जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करता है और डायरेक्टली उन्हें जाके एलिमिनेट कर देता है। और नाइट वॉच हमेशा फ्रंट लाइन में रहती है, इसीलिए नाइट वॉच में डेथ का रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। फिर एमसी कहने लगता है कि मदर इंसेक्ट को बहुत ज्यादा ब्लड और फ्लश चाहिए, तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी जो मुझे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स प्रोवाइड कर सके। और एक बार डेवरिंग वैल्यू फुल हो जाएगी तो फिर मदर इंसेक्ट रिप्रोड्यूस कर पाएगी और कौन जानता है कि ये कितना ज्यादा हंगामा करेगा। तो फॉरेस्ट एक मदर इंसेक्ट के रिप्रोड्यूस के लिए बहुत अच्छी जगह है। तब तक मैं नाइट वॉच में शामिल हो जाता हूँ, चाहे वो कितनी भी रिस्की क्यों ना हो, मैं उससे इजीली डील कर लूंगा। और इस पॉइंट से नाइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो जी जैंग एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए एमसी से कहता है कि स्टूडेंट, तुमने नाइट वॉच के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें सुनी होगी, लेकिन वो सब सारी पुरानी अफवाहें हैं। जब तक तुम नाइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने में इच्छुक हो, तुम्हें निश्चित रूप से बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा और तुम्हारे डिवाइन रैंक के हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। तो एमसी जी जैंग से हाथ मिला लेता है और कहता है कि लीडर जी, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और एमसी कहता है कि नाइट वॉच की ग्लोरी को फिर से बनाने के लिए हमारे जनरेशन को सिकुड़ना नहीं चाहिए। मैं नाइट वॉच में शामिल होने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर तो लीडर जी भी बहुत ज्यादा शौक हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या? और एमसी सोच रहा होता है कि मेरी इंसेक्ट सब आप पर निर्भर करती है। तो हम लीडर जी को देखते हैं जो शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? तो एमसी हंसते हुए लीडर जी से कहता है कि ये मजाक नहीं है, लेकिन आज मेरे पास कुछ और करने के लिए है। और हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो एमसी से कहती है कि मैं उसे खाना चाहती हूँ और लिटिल लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। सी जी जैंग से कहता है कि 3 दिन बाद मैं नाइट वॉच के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करूंगा, तो वहीं मिलते हैं। तो जी जैंग सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्मूथली हो जाएगा। और इस बच्चे का कौन सा छुपा हुआ प्रोफेशन है, ये तो मैं पूछना भूल ही गया। तभी जी गैंग के पास एक पर्सन आता है। तो जी गैंग कहता है अगर ये मार्शल आर्ट एकेडमी का 8वां एल्डर नहीं है तो क्या तुम भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को छीनने के लिए आए हो? तो वो एल्डर जी गैंग से पूछता है कि वो कहाँ है जिसके पास डिवाइन क्लास का पावर है। तो जी गैंग थोड़ा शौक होते हुए उस एल्डर से पूछता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है क्रिएशन क्लास से? तो वो एल्डर कहता है कि जी गैंग, तुम सिर्फ मरने के लिए एक क्रिएशन क्लास के अवेकनर को अपने टीम में शामिल कर रहे हो, तुम उसे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना? तो जी गैंग उस एल्डर से कहता है कि 1 मिनट रुको, आप कह रहे हैं कि जो बच्चा अभी यहाँ पर था क्या उसने अपनी अवेकिंग को एक क्रिएशन क्लास से किया है? तो आप ही वो पर्सन थे जिसने की मेन सिटी में ये ना किया था? तो वो एल्डर कहता है हाँ। और हमें दिखाया जाता है कि मेन सिटी के बीच में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हुआ
होता है। तो फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की कह रही होती है कि अंकल वोंग अपनी आवाज कम करो वरना तुम मारे जाओगे। क्या होगा अगर कोई मुसीबत ढूंढने आए? तो उस लड़की का अंकल कहता है कि अपने अंकल के मुंह को देखो, ये हमेशा बहता रहता है। और गाइस, तुम लोंडो के जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, तो इस लड़की के लिए सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो। फिर हम एमसी को देखते हैं। एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं अंकल वोंग, ऐसा नहीं है कि ये कोई शर्मनाक बात है। तो अंकल वोंग कहते हैं कि बिल्कुल, लेकिन मैंने सुना है कि जो कंपनी ज्यादातर प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं उन्हें क्रेसेंट क्लास की अवेकनर्स की ज्यादा जरूरत होती है, और तुम तो फाइट भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे मॉम डैड अभी भी जिंदा होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। तो एमसी अंकल वोंग से कहता है कि पिछली कई सालों में बिल्डिंग के सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से भविष्य में आप सभी को नहीं भूलूंगा। तो अंकल वोंग कहता है कि ठीक है, इन छोटी चीजों के बारे में चिंता मत करो, तुम आज सही समय पर आए हो। हम आज कुछ इक्विपमेंट्स प्राप्त करने के लिए बिगिनर्स लेवल के सीक्रेट रियलम में जाने वाले हैं। ये बहुत अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ जुड़ो और साथ में लेवल अप करते हैं। तो एमसी कहता है ठीक है, थैंक यू अंकल वोंग। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग उस सीक्रेट रियलम के अंदर चले जाते हैं और फिर एमसी सीक्रेट रियलम को देखता है और कहता है कि तो ये सीक्रेट रियलम का इंटीरियर है। तभी सीक्रेट रियलम मैचिंग होता है और उन्हें बताया जाता है कि अनडेड्स का टेम्पल अब खुल चुका है और ये एक सी रैंक का सीक्रेट रियलम है। और गाइस, सीक्रेट रियलम असल में एक डंजन ही है, तो मैं इसे डंजन कहूंगा ताकि तुम लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगा। और फिर बताया जाता है कि सीक्रेट रियलम के अंदर आइटम और इक्विपमेंट्स मिलना 100% गारंटी है, लेकिन अगर तुम सीक्रेट रियलम को क्लियर किए बिना ही बीच में ही उस सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाते हो तो फिर सारे आइटम और इक्विपमेंट्स को खोने के बराबर होगा। और सीक्रेट रियलम को क्लियर करने के बाद जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे टीममेट्स में इक्वली बांट दिए जाएंगे। तो अंकल वोंग वहाँ के अनडेड सोल्जर्स को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये सब अनडेड सोल्जर्स हैं। आखिरकार सीक्रेट रियलम मैच ने हमें इस तरह के डंजन में क्यों जोड़ा? तो एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि ये कोई इजी सीक्रेट रियलम नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि एमसी एक डिवाइन रैंक का अवेकनर है और इसे बैलेंस करने के लिए सेलेस्टियल सिस्टम ने हमें हायर लेवल के सीक्रेट रियलम से मैच किया है। तो अंकल वोंग कहते हैं कि लेकिन एमसी तो क्रिएशन कैटेगरी से आता है। तो हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है और इन दोनों लड़की का ही नाम नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं इसे भूरे बाल वाली लड़की कहूंगा। तो भूरे बाल वाली लड़की कहती है कि अंकल वोंग क्यों ना हम। तभी हम अंकल वोंग को देखते हैं, वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम हर रोज इस तरह के रैंक वाले डंजन में नहीं आते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? शायद हम इस बार एमसी की वजह से लकी होंगे और कुछ बेहतरीन इक्विपमेंट्स हासिल कर पाएंगे। तभी हमें कुछ अनडेड सोल्जर्स को दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि अंकल वोंग उनकी तरफ अटैक करते हुए एमसी से कह रहा होता है कि थोड़ा पीछे हटो, ये अनडेड सोल्जर्स तुम्हारे एवरेज सी रैंक के मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, तुम पीछे रहो, हम पहले इस डंजन के सेंटर तक बढ़ेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अंकल वोंग एक अनडेड सोल्जर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइटनिंग होने लगता है। तो अंकल वोंग इस लड़की से कहता है कि मेरी टैलेंट को जल्दी से इनहेंस करो। और गाइस, इस लड़की का नाम बताया गया है, इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं इसे जिया कहूंगा। तो फिर जिया अंकल वोंग की टैलेंट को इनहेंस करने लगती है। तो अंकल वोंग की बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है, जिसके वजह से अंकल वोंग बहुत ही ज्यादा स्पीड में बहुत सारे स्लेसेस लगाने लगते हैं, जिसके वजह से वो अनडेड सोल्जर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि क्या अंकल वोंग और बाकी लोग हर रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो हर रोज जख्मी होके वापस आते हैं। फिर भी जिया ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैंने सुना है कि जिया एक साहसी बन गई है क्योंकि जिया के भाई की आंखों का इलाज करने के लिए उसने खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। तो एमसी सोच रहा होता है कि मुझे बहुत जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनना है और जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तो फिर मैं उन्हें अच्छे से थैंक यू कहूंगा। फिर हमें लिटिल लाइन को दिखाया जाता है। वो एमसी से कह रही होती है, मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हैं और ब्लड भी है। लिटिल लाइन उन्हें खाना चाहती है और एमसी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि लिटिल लाइन ने पहले ही इन सब को सेंस कर लिया है और अगर मामला ऐसा ही है तो चलो सबसे पहले लिटिल लाइन के
एबिलिटीज को टेस्ट करते हैं। फिर एमसी पॉइजन बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और पॉइजन बैरियर लेवल 1 पे होता है। तो एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि जाओ ये सब तुम्हारे हैं। तो लिटिल लाइन कहती है कि मास्टर आपका धन्यवाद। और फिर हम देखते हैं कि एमसी के हाथों से एक डार्क पॉइजन निकलने लगता है जो कि उन मॉन्स्टर्स से जैसे ही टच होता है वो मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो एमसी कहता है कि उन मॉन्स्टर्स का बॉडी उसी मोमेंट पर नष्ट हो गई जबकि लिटिल लाइन का पॉइजन मिस्ट उनसे कनेक्ट हुआ। लिटिल लाइन का पॉइजन मिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन इन मॉन्स्टर्स का लेवल बहुत कम है जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा धीमे से बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा मॉन्स्टर्स को डेवोर करने की जरूरत है। फिर हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि अब एमसी का डेवोरिंग वैल्यू 10% हो चुका होता है और अब लिटिल लाइन की स्ट्रेंथ 35 हो चुकी है और एजिलिटी 31 और स्टेमिना 27। फिर एमसी कह रहा होता है कि अंकल वोंग और उसके बाकी 2 पार्टनर्स जो कि उसके साथ सालों से एक साथ काम कर रहे हैं वो लोग सचमुच में भागीदार हैं। इतने कम समय में वो पहले ही डंजन के डीप में जा चुके हैं। फिर एमसी कहता है क्योंकि पॉइजन मिस्ट एक AOE स्किल है इसीलिए मैं अभी इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए इससे एक्सीडेंटली चोट लग सकती है। तो मैं सबसे पीछे चलूंगा और सारे मॉन्स्टर्स को डेवोर करूंगा। तो चलो मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। तभी लिटिल लाइन एमसी से कहती है कि मास्टर लिटिल लाइन ने कुछ सेंस किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ अनडेड सोल्जर्स फ्लोर से निकल रहे होते हैं। तो लिटिल लाइन कहती है कि यहाँ पर भी कुछ ताजा ब्लड है। फिर हमें उन अनडेड सोल्जर्स को दिखाया जाता है। उनका नाम शैडो लूरकर होता है। वो लेवल 10 के मॉन्स्टर होते हैं। उनका स्ट्रेंथ 20 होता है, एबिलिटी 15, डिफेंस 10 और स्टेमिना 5 होता है जो कि लिटिल लाइन से कम है। तो फिर हमें लगता है कि एमसी इसे इजीली डिफीट कर देगा। तो एमसी कहता है कि क्या तुम लोग कमजोर की शिकार करने के लिए शैडो में छुपे रहते हो। और एमसी सोच रहा होता है कि क्या इनका नाम रेड कलर से लिखा हुआ है क्योंकि इनका लेवल मेरे लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचा है। और फिर एमसी अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कह रहा होता है कि हालांकि उनका एट्रीब्यूट्स मुझसे बहुत ज्यादा कम है जबकि मैं अपने एट्रीब्यूट्स को यूनाइटेड स्किल की मदद से एनहेंस भी कर सकता हूँ। हमें एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। एमसी का स्ट्रेंथ 35 होता है, एजिलिटी 31 होता है और स्टेमिना 27 होता है। फिर एमसी कहता है कि क्यों ना मैं इन मॉन्स्टर्स का यूज अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए करूं। फिर एमसी लिटिल लाइन से पॉइजन मिस्ट में बदलकर एमसी के पीछे जाने के लिए कहता है और एमसी अपने हाथों में पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है। फिर हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं, वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तो एमसी उनसे कह रहा होता है कि जो भी है सामने रखो। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी अपने हाथों में पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है और एमसी भी उन मॉन्स्टर्स की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। फिर एमसी उन मॉन्स्टर्स के शोल्डर्स को टच करते हुए आगे जाने लगता है जिससे कि एमसी का पॉइजन उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर लगने लगता है। तो फिर हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि रुक जाते हैं और एमसी को देखने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो फाइट करने के लिए आ रहे थे लेकिन वो तो हमें छूकर पार हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता कि एमसी ने तो अपना काम पहले ही कर दिया है और अब एमसी का पॉइजन काम करेगा। तो जोक सपाट हम फिर एमसी को देखते हैं। एमसी अपने हाथों में पॉइजन मिस्ट को अभी भी एक्टिवेट करके होता है और एमसी उन्हें दिखा रहा होता है कि देखो बच्चों, मैंने तुम्हें पॉइजन दे दिया है। और फिर एमसी अपने पॉइजन मिस्ट को अपने मुट्ठी में बांध लेता है और तभी दिखाया जाता है कि एमसी उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना पॉइजन छोड़ चुका होता है। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एमसी ने लिटिल लाइन को अपने पॉइजन मिस्ट में छुपा कर रखा हुआ होता है। तो लिटिल लाइन उन सारे मॉन्स्टर्स को डेवोर करने लगती है जिससे कि वो सारे मॉन्स्टर्स डिसअपियर होने लगते हैं। फिर सिस्टम से मैसेज भी आने लगता है कि एमसी को स्पेशल प्राइस 50 पॉइंट मिले होते हैं और एमसी को इस तरह करके बहुत सारे 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो एमसी कह रहा होता है कि निश्चित रूप से इन मॉन्स्टर्स का मेरे साथ कोई भी मैच नहीं है, लेकिन इस तरह के हंटिंग से डेवोरिंग वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डेवोरिंग वैल्यू बढ़ाने का ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है। तो फिर लिटिल लाइन एमसी से कहती है कि मास्टर और भी ज्यादा ब्लड हमारी तरफ अपीयर हो रहा है। तभी एमसी देखता है तो उनके सामने और भी ज्यादा अनडेड सोल्जर्स अपीयर हो रहे होते हैं। तो एमसी उनको देखकर सोच रहा होता है कि इस डंजन में सचमुच में बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स छुपे हुए हैं। मुझे अचानक से अंकल वोंग और बाकी लोगों के बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही है। मुझे ये काम जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। फिर
एमसी कहता है लिटिल लाइन क्या तुम इसे संभाल सकती हो? तो लिटिल लाइन कहती है कि बेशक ये सब लिटिल लाइन की शिकार है, तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि लिटिल लाइन उन सबको डेवोर करने लगती है और इस टाइम पर लिटिल लाइन बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रही होती है। एमसी ये सब देख रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिया और अंकल वोंग को दिखाया जाता है। जिया अंकल वोंग से पूछ रही होती है कि अंकल वोंग क्या आपको चोट लगी है? अंकल वोंग कह रहे होते हैं कि मैं एक कॉम्बैट क्लास से हूँ, तो फिर ये छोटी मोटी इंजरीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि जिया और अंकल वोंग को बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स घेर लेते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंकल वोंग की भी अभी फट रही होगी, लेकिन वो तो बगल में लड़की होने की वजह से थोड़ी बहुत फेंक रहा है। और हम अंकल वोंग को देखते हैं। अंकल वोंग सोच रहे होते हैं कि लालत है, मॉन्स्टर्स की नंबर बढ़ रही है, ये वैसा नहीं है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। देखा गाइस, मैंने कहा था ना कि अंकल वोंग की फट रही है। और फिर भी अंकल वोंग जिया से कहता है कि जिया तुम लोग जल्दी से जाके एमसी के साथ मिलो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तभी एक मॉन्स्टर अंकल वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अंकल वोंग उसे देख लेता है और कहता है कि ये तो बुरा है। और उस मॉन्स्टर का अटैक है अंकल वोंग को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम एमसी के हाथ को देखते हैं और उसके हाथ से पॉइजन मिस्ट रिलीज हो रहा होता है। और अंकल वोंग ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं, क्योंकि अंकल वोंग के ऊपर जो मॉन्स्टर अटैक करने वाला था वो मॉन्स्टर्स अचानक से वहां से डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि एमसी उसे डेवोर कर रहा होता है। तभी एमसी अंकल वोंग से पूछता है कि अंकल वोंग क्या आप लोग ठीक हैं? तो अंकल वोंग मुड़कर देखता है तो एमसी वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को डेवोर करते हुए अंकल वोंग की तरफ आ रहा होता है। तो अंकल वोंग एमसी से पूछता है कि क्या तुम सब्सिस्टेंस प्रोफेशनल के नहीं हो? और अंकल वोंग भी लाइक मैं तो सोच रहा था ये सबसे ज्यादा वीक है और ये हमारे ऊपर बर्डन बनेगा, लेकिन इसने तो हमें बचा लिया। हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपने हाथ में पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट करते हुए अंकल वोंग से कहता है कि मेरे पास एक हिडन स्किल है जिसका नाम पॉइजन मिस्ट है। फिर एमसी कहता है कि अंकल वोंग गंभीर रूप से घायल है, तो सिस्टर ली और सी आप लोग यहाँ से अंकल वोंग को लेकर चले जाइए, मैं इन सभी को रोक लूंगा। हम देखते हैं कि वो तीनों ही ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी अंकल वोंग कह रहे होते हैं कि तो ये है डिवाइन ग्रेड का टैलेंट, फिर भी ये अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जिया भी कहती है कि ये सही है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो चलो हम सब साथ चलते हैं। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपने पॉइजन मिस्ट को रिलीज करते हुए उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि मिथस्टिक रियलम में कंडीशन के हिसाब से नंबर्स ऑफ पीपल पूरे हो चुके हैं, तो मिथस्टिक रियलम बॉस को समन किया जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने अनडेड सोल्जर्स की पूरी एक आर्मी खड़ी होती है और एमसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए अकेला उन सारे सोल्जर्स से लड़ने के लिए जा रहा होता है। तो अंकल वोंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और वो कहते हैं, लेकिन तभी जिया कहती है कि अंकल वोंग एमसी कोई लापरवाह पर्सन नहीं है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। सीधा सीधा कहो ना कि तुम्हें डर लग रहा है, और वैसे भी मैं कह देता हूँ कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, वो असल में काट के ही जाएगी। तभी हम देखते हैं कि अंकल वोंग अपने स्वॉर्ड को एमसी की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि इसे ले लो, बाद में मुझे तुम इसे वापस कर देना। एमसी उस स्वॉर्ड को कैच कर लेता है और कहता है कि निश्चिंत रहिए अंकल वोंग, मैं इसे आपको बाद में लौटा दूंगा। फिर हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है। उस स्वॉर्ड का नाम विजेता की शुरुआती तलवार होती है। उस स्वॉर्ड की स्पीड 25, स्ट्रेंथ 30 और अटैक स्पीड 2% होती है। और उस स्वॉर्ड की पैसिव स्किल होती है कि इफेक्ट में कनेक्शन करना। तो एमसी उस स्वॉर्ड में अपनी पॉइजन मिस्ट को चढ़ाते हुए कह रहा होता है कि मैं अंकल वोंग की स्वॉर्ड का यूज पॉइजन मिस्ट के अटैक रेंज को बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। अभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ अनडेड सोल्जर्स एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एमसी अपने स्वॉर्ड से कुछ स्लैशेस लगाता है, जिसकी वजह से वो सारे अनडेड सोल्जर्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में सारे अनडेड सोल्जर्स को मारने लगता है। एमसी कह रहा होता है कि जब स्वॉर्ड आर्ट स्किल की बारे में बात होती है तो मैं अपने पूरे स्कूल में सबसे टॉप पर था। तो हम देखते हैं कि एमसी सारे अनडेड सोल्जर्स को मार रहा होता है, लेकिन तभी एमसी नोटिस करता है कि एमसी के ऊपर से एक पर्सन जंप करता है और उस पर्सन का ऑरा रेड होता है और शायद से वो पर्सन भी एक मॉन्स्टर है। तो एमसी नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर एमसी की तरफ ही आ रहा होता है।
तभी एमसी वहां से जंप करता है तो वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एमसी ने उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए जंप किया होता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर का अटैक एमसी को नहीं लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और एमसी को भी उस मॉन्स्टर का अटैक को डॉज करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो एमसी उस मॉन्स्टर का अटैक अपने स्वॉर्ड की मदद से डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी का स्वॉर्ड टूट जाता है और तभी वो मॉन्स्टर अचानक से पीछे हट जाता है। तो फिर एमसी अपने टूटे स्वॉर्ड को ही लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि इस डंजन का बॉस मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी एमसी देखता है कि एमसी का स्वॉर्ड टूट चुका है, तो एमसी कह रहा होता है कि लेकिन मैं बाद में अंकल वोंग को कैसे समझाऊंगा। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उस मॉन्स्टर का बारे में बताया जाता है। वो अनडेड सोल्जर्स का लीडर होता है, उसका लेवल 15 होता है। तभी वो मॉन्स्टर वहां से बहुत ज्यादा तेजी से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा तेज होता है कि एमसी भी रिएक्ट नहीं कर पाता है और उस मॉन्स्टर का अटैक एमसी को लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी लिटिल लाइन बाहर आ जाती है और उस मॉन्स्टर का अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेती है। और गाइस वो मॉन्स्टर स्वॉर्ड से अटैक कर रहा है, तो लिटिल लाइन ने अपने एक ही हाथ से उस मॉन्स्टर का स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। तो तुम समझ सकते हो कि लिटिल लाइन कितना ज्यादा पावरफुल होगी। और लिटिल लाइन एमसी से पूछ रही होती है कि मास्टर क्या मैं इसे मार सकती हूँ, तो एमसी कहता है हाँ बिल्कुल। तो फिर लिटिल लाइन अपने एक ही हाथ से उस मॉन्स्टर का स्वॉर्ड को तोड़ देती है। फिर लिटिल लाइन अपने ऑरा को रिलीज करने लगती है और लिटिल लाइन का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर भी दूर फेंकने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिटिल लाइन के ऊपर पंच करने वाला होता है। तभी हमें लिटिल लाइन को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा बैडस लग रही होती है। तभी उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। गाइस इस मानवा के पिक्स को देखते हुए लग रहा है कि अगर इस मानवा का एनिमेशन आता तो ये डीमन स्लेयर के फाइट के लेवल का होता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर लिटिल लाइन के ऊपर फिर से पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी लिटिल लाइन उस मॉन्स्टर के हैंड पर पंच करती है, जिसके वजह से लिटिल लाइन के पंच की वजह से वो मॉन्स्टर का एक हाथ कट जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन ने उस मॉन्स्टर का सर भी काट दिया होता है। फिर हमें लिटिल लाइन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बेडेस लग रही होती है और लिटिल लाइन उस बॉस मॉन्स्टर को डेवोर कर रही होती है। फिर हम एमसी को देखते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी लिटिल लाइन इस बॉस मॉन्स्टर को इतनी इजीली डिफीट कर देगी और इसी के साथ डंजन क्लियर हो गई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक क्रिस्टल अपीयर हुआ होता है। तो एमसी उस क्रिस्टल को देखकर कह रहा होता है वो क्या है, और ये आसपास के माना को कंडेंस कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी अनडेड सोल्जर्स की बॉडी होती है उन सभी का माना उस क्रिस्टल के ऊपर जा रहा होता है। तभी उस क्रिस्टल से एक मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर होता है और उसका नाम अनडेड सोल्जर्स का टायरेंट बताया जाता है और उसका लेवल 20 होता है। तो एमसी उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहा होता है कि ये सब एक नए मॉन्स्टर में कंडेंस हो गए, मुझे मत बताओ कि क्रिस्टल ही ओरिजिनल बॉडी है। तभी एमसी शॉक होते हुए लिटिल लाइन कहता है कि लिटिल लाइन तुम्हें उस मॉन्स्टर के अंदर उस क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत जोर से रोर करता है। तभी हमें लिटिल लाइन को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ बहुत तेजी से जा रही होती है। तभी वो मॉन्स्टर लिटिल लाइन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिटिल लाइन उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेती है और फिर लिटिल लाइन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर लिटिल लाइन के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इतने बड़ी शरीर के साथ वो इतना तेज कैसे हो सकता है, वो लिटिल लाइन के अटैक से बच रहा है। और ये विचार मेरे मन में काफी समय से था, क्या होगा अगर मैं इन पौधों का यूज करूं। बर्बाद करने के लिए कोई भी समय नहीं है, चलो इसे आजमाते हैं। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज है और इसका हर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ये एक आक्रामक बैल के जैसा है जो कि कंट्रोल से बाहर हो गया है, लेकिन ये इसकी एक कमजोरी भी है, मैंने अभी से ही ये महसूस कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एमसी बहुत तेजी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि फ्लोर के नीचे बहुत सारे बेलें छुपी हुई हैं, मुझे बस अपनी टैलेंट का यूज करना है, जब वो काफी करीब आ जाएगा और इससे वो वहीं रुक जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एमसी कहता है अभी, और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि एमसी के हाथ पर एक मार्क भी आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी के पावर की वजह से एमसी के सामने फ्लोर से बहुत सारे बेलें निकल रही होती है
और वो बेल उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है। तो एमसी कहता है कि अब तुम्हारी बारी लिटिल लाइन। तो हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके सर पर अपने पॉइजन मिस्ट को रिलीज करने लगती है और लिटिल लाइन उस मॉन्स्टर को डेवोर करने लगती है। वो मॉन्स्टर छूटने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन एमसी के बेलों की वजह से वो मॉन्स्टर हिल नहीं पाता और लिटिल लाइन उसे डेवोर कर लेती है। क्या हम एमसी को देखते हैं। एमसी कहता है कि मैंने इसे कर दिखाया, निश्चित रूप से जब तक मैं अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करूंगा मैं अभी भी युद्ध में एक महान भूमिका निभा सकता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि ग्रोथ में एक्सेलरेशन जारी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर फाइनली मर चुका होता है। तो उस मॉन्स्टर से फिर से वो क्रिस्टल निकलता है। तो एमसी कहता है कि अब मुझे उस क्रिस्टल को तोड़ना होगा और तभी एमसी उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है और कहता है कि ये अंत है और एमसी उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। एमसी जैसे ही उस क्रिस्टल को तोड़ता है एमसी के सामने सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है कि एमसी ने अनडेड के टेम्पल को क्लियर कर लिया है और एमसी और उसके टीम के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जा रहा है। फिर एमसी और उसके टीममेट्स के बारे में बताया जाता है जो कि तुम पोस्ट करके देख सकते हो। तभी हेवनली सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि इक्विपमेंट रिवॉर्ड जनरेट हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक बहुत बड़ा सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है और उस सिस्टम विंडो में बहुत सारे वेपन्स होते हैं। तो एमसी उस सिस्टम विंडो से एक वेपन को बाहर निकाल लेता है। वो वेपन असल में एक स्विफ्ट डैगर होता है जो कि डी रैंक का होता है। उस डैगर का अटैक 50 होता है और उसकी स्पीड 5% होती है और उस डैगर की प्रोफेशन होती है कि वो एट्रीब्यूट्स को 2 गुना बढ़ा देती है। तो एमसी उस डैगर को देखते हुए कहता है कि ये डैगर बहुत अच्छा है, मैं इस डैगर का इस्तेमाल अंकल वोंग को मुआवजा देने के लिए करूंगा। फिर एमसी सिस्टम में वो सारे वेपन्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन इन वेपन्स को देखकर लग रहा है कि ये सारे वेपन्स वॉर में यूज करने लायक हैं और मुझे यकीन नहीं है कि क्रिएशन क्लास के लिए यहाँ पर कुछ होगा। और फिर एमसी दूसरे वेपन्स को निकालने लगता है और कहता है कि मैं हर वेपन का एबिलिटीज को देखना चाहूंगा। तो एमसी एक हथौड़े टाइप का वेपन को निकालता है, उसका नाम कॉल ऑफ द किंग होता है। उस वेपन की स्ट्रेंथ 100 होती है, एजिलिटी भी 100 होती है। उस वेपन के एट्रीब्यूट 5% होती है और चांस होता है कि उसे 5 बार और ट्रिगर किया जा सकता है क्रिटिकल डैमेज के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस हैमर को संभाल नहीं पाता और वो फ्लोर पे गिर जाता है और उस हैमर के फ्लोर को टच करते ही वो फ्लोर टूट जाता है। तो एमसी कहता है कि ये हैमर बहुत ज्यादा हैवी है। तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी कहता है रुको, ये फीलिंग तो। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। एमसी कहता है कि वो मुझे इस डंजन से एक्सपीरियंस पॉइंट दे रहे हैं। तभी एमसी अपनी यूनाइटेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि एमसी के सारे एट्रीब्यूट्स 20% बढ़ जाते हैं। तो एमसी उस हैमर को भी इजीली अब उठा लेता है। एमसी बताता है कि मदर इंसेक्ट का पैसिव स्किल का लेवल अब 6 तक जा चुका है, जिसकी वजह से यूनाइटेड का इफेक्ट भी बढ़ चुका है। फिर एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी लेवल्स के साथ साथ मेरी फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी भी बढ़ रही है। तभी लिटिल लाइन एमसी से कहती है कि मास्टर, मैं रिवॉर्ड के तौर पर ये सारे वेपन्स को खा सकती हूँ। एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि लिटिल लाइन, तुम इन सबको नहीं खा सकती हो क्योंकि ये सब अंकल वोंग और उनके साथियों के पैसे के लेन देन के लिए है। इन्हें खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तो लिटिल लाइन कहती है ओ। तभी लिटिल लाइन पीछे मुड़ती है और एमसी से कहती है कि तो फिर मैं इसे खा सकता हूँ। और दिखाया जाता है कि वो जायंट मॉन्स्टर का बॉडी अभी भी वहीं पे होता है। तो एमसी उस जायंट मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मैं इस बॉस मॉन्स्टर के बॉडी के बारे में लगभग भूल ही गया था, तुम इसे खा सकती हो। डेवोरिंग वैल्यू बहुत ज्यादा कीमती है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो लिटिल लाइन, ये तुम्हारा है। और फिर एमसी लिटिल लाइन से पूछता है कि क्या ये बॉस मॉन्स्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? अगर लिटिल लाइन इसे पॉइजन मिस्ट से डिस्ट्रॉय कर देगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिर लिटिल लाइन चिल्लाते हुए एमसी से कहने लगती है कि मैं खुदाई कर रही हूँ। तभी लिटिल लाइन चिल्लाने लगती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और लिटिल लाइन का ओरिजिनल फॉर्म उस बॉस मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा होता है। और ये देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तो वो इस मॉन्स्टर को इस तरह से खा जाएगी। तो फिर हम देखते हैं कि लिटिल लाइन उस बॉस मॉन्स्टर को खाने लगती है और एमसी कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा जोर से है। भगवान का शुक्र है कि हम सीक्रेट रियलम में हैं। अगर हम मेन सिटी में होते तो हम निश्चिंत रूप से खोजे जाते, भले ही हम अच्छी तरह से छुपे हुए हो।
तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और एमसी को डेवोरिंग वैल्यू 100 करके 4 बार मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है जिससे कि एमसी को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। एमसी कहता है कि डेवोरिंग वैल्यू तेजी से बढ़ रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेशन था। बॉस मॉन्स्टर का फ्लश बाकियों से अलग है और ऐसा लगता है कि हमें और भी बॉस मॉन्स्टर की तरह मॉन्स्टर्स को डेवोर करने की जरूरत है। तभी एमसी नोटिस करता है कि वहाँ पर अंकल वोंग और उसके टीममेट्स आने लगते हैं। तो एमसी कहता है कि लगता है कि अंकल वोंग और उसके टीममेट्स ने सुन लिया। फिर हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है। अब एमसी का डेवोरिंग वैल्यू 10,000 में से 8,876 हो चुका होता है। तो एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि लिटिल लाइन जल्दी से अपने दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और एमसी कह रहा होता है कि लालत है, डेवोरिंग वैल्यू लगभग फुल हो चुका है। अभी अंकल वोंग वहाँ पे आ जाता है और एमसी से कहता है कि तुमने सचमुच में इस डंजन को क्लियर कर लिया और वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स गिरे हुए हैं। एमसी अंकल वोंग से कहता है कि मैंने आपकी तलवार को तोड़ दिया है तो क्यों ना आप उसके बदले ये डैगर ले ले। तो अंकल वोंग उस डैगर को लेकर कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत ज्यादा रेयर आइटम है। और फिर अंकल वोंग कहते हैं कि तुमने जो मेरे वेपन को डैमेज किया है मैं उस बारे में आगे बात को नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। जिया कहती है कि ये नेकलेस ये भी बहुत ज्यादा रेयर है तो ये अच्छे दामों में बिकने वाली है। तो वो भूरे बाल वाली लड़की एमसी से पूछ रही होती है कि तुमने अकेले ही कैसे बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। तो एमसी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइजन इन तरह के मॉन्स्टर्स को सप्रेस करने के लिए ज्यादा असरदार है और ये सीक्रेट रियलम अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है। लेकिन एक बार सीक्रेट रियलम क्लियर होने के बाद वो फिर से मॉन्स्टर से नहीं भर सकता है। एमसी सोच रहा होता है कि और एक बॉस मॉन्स्टर को डेवोर करने से मेरा डेवोरिंग वैल्यू पूरा हो जाएगा और फिर हम इंसेक्ट स्वार्म का ब्रीडिंग कर पाएंगे और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे कोई दूसरा बॉस मॉन्स्टर ढूंढना होगा। तभी अंकल वोंग एमसी से कहता है कि वैसे ये अफसोस की बात है कि तुम एक रिसर्च डिपार्टमेंट में जा रहे हो। तुम लेवल 1 पर भी नहीं थे लेकिन तुमने एक बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया और अगर तुम फ्यूचर में हाई लेवल पर पहुंच जाओगे तो फिर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो तुम आगे क्या करने वाले हो। तो एमसी कहता है कि अंकल वोंग मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप चिंतित हो जाएंगे, लेकिन असल में मैं पहले से ही नाइट वॉच में शामिल होने के लिए तैयार हो गया हूँ। अंकल वोंग शॉक होते हुए कहते हैं क्या नाइट वॉच। तो एमसी कहता है कि हाँ मैं 3 दिन बाद नाइट वॉच में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ जाने से पहले अपने लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से फॉरेस्ट के तरफ जाना होगा और अपने लेवल अप की स्पीड को बढ़ाना होगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर अंकल वोंग और जिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जिया कहती है कि जंगल वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। तो एमसी कहता है कि चिंता मत करिए अंकल वोंग, मुझे पता है कि क्या करना है। मेरे बारे में चिंता करने के बजाय आप उन मॉन्स्टर्स के ऊपर चिंता कर सकते हैं। लोग गाइस तो कैसे हो तुम लोग, आई होप तुम सब ठीक हो गए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एमसी सिटी से बाहर आ गया होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हंट कर सके और अपने लेवल को जल्दी से अप कर सके। तो ट्रेन वाला सबसे कहता है कि हम सिटी से बाहर आ चुके हैं, जो भी जंगल में जाना चाहते हैं वो अभी ट्रेन से उतर जाए। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी कहता है कि ओ तो हम आ गए हैं लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस जंगल में बहुत सारे हंटर्स हंट करने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि एक ब्रेड खाते हुए जा रहा होता है और एमसी कहता है कि जब से मेरी सिस्टम अवेकनिंग हुई है तब से मेरी भूख बढ़ चुकी है। और इससे ज्यादा चौंकने की बात तो ये है कि हालांकि ज्यादा नहीं पर जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो मेरी डेवोरिंग वैल्यू बढ़ती रहती है। और हम लिटिल लाइन को देखते हैं। लिटिल लाइन कहती है कि मास्टर ये खाना टेस्टी नहीं है। तो एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। और एमसी अपने हाथ में एक मैप को समन कर लेता है और एमसी उस मैप को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल वोंग मुझे ज्यादातर इक्विपमेंट्स देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जब ये सुना कि मैं जंगल में जा रहा हूँ उसने मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टोरेज रिंग और मैप भी दिया। उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं जंगल जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मददगार रहे हैं। और एमसी आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अंकल वोंग के हिसाब से जंगल में हेवनली पावर से इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करते हैं, बिल्कुल एक एपोक्लिप्स की तरह। और इस जंगल में मॉन्स्टर्स अपने नेस्ट को बदलते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिना कुछ सीक्रेट्स जाने हुए हम मॉन्स्टर्स को नहीं ढूंढ सकते हैं और बॉस मॉन्स्टर्स की बात ही छोड़ दो। और एमसी मैप को देखते हुए कहता है कि फायरबर्ड्स और थंडर राइनोस को ढूंढना ज्यादा आसान है क्योंकि जब वो चलते हैं तो उन्हें पहचान
जानना आसान होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है उन जगहों से बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस नेस्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर होता है। और एमसी एक गॉब्लिन डंजन की लोकेशन को देखते हुए कहता है कि अंकल वोंग के हिसाब से मेरे लिए गॉब्लिन डंजन सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इनफ मॉन्स्टर्स हैं और लोग कम हैं। और एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बस यहीं जाऊंगा, हाथ में नक्शा लेकर मैं इसे जल्दी से ढूंढ सकता हूँ। तभी एमसी को कोई रोकने को कहता है, तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें अभी से बुला रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों नाटक कर रहे हो कि तुम मुझे सुन नहीं सकते हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने यहाँ पर कोई सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा है? तो एमसी उस बंदे से कहता है कि नहीं, और बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह को संभालो। तो वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो एमसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा जैसे ही एमसी को टच करता है उसके हाथों में एमसी का पॉइजन लग जाता है। और वो बंदा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या है, ये तो पॉइजन है। ये लड़का तो लेवल 10 पर भी नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी मुझे जो लेवल 27 पर है और वो एक मेन बॉस को मारने वाले हंटर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि एमसी वहां से जाने लगता है और उसे जाते हुए कहता है कि जल्दी करो, एक डॉक्टर को ढूंढो और अपना इलाज करवाओ, क्योंकि मेरे पॉइजन का इलाज बहुत मुश्किल होता है। और याद रखना, अपने दिमाग का इलाज कराना मत भूलना। मिलते हैं बाद में। तभी वो बंदा फिर से एमसी को कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम जा सकते हो? तो एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि वो बंदा गुस्सा हो जाता है और वो एमसी से कहता है कि जियाओ फैमिली के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो जियाओ फैमिली सुनकर एमसी भी थोड़ा सा शॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो बंदा इतना पावरफुल होता है कि उसके अटैक की वजह से नीचे का फ्लोर पूरी तरह से टूट गया होता है। और एमसी दूर हटते हुए सोच रहा होता है कि जियाओ फैमिली, उनका क्लैन किस तरह का है, लेकिन उसके स्टैंड को देखते हुए तभी हम उस बंदे को देखते हैं, वो एमसी को गालियां देते हुए एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी कह रहा होता है कि उस पर नरमी बरतने का कोई भी जरूरत नहीं है। और एमसी अपने पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही साथ लिटिल लाइन को भी अपने पॉइजन मिस्ट में छुपा लेता है। तो वो बंदा चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी वो ब्लैक ओरा पर, क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तभी उस बंदे से कोई कहता है कि जैंग ताई, क्या मैंने तुमसे कहा था अपने प्रोफाइल को लो रखने के लिए? फिर वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है और वो जैंग ताई को डराते हुए कहता है कि मैंने तुमसे एक पर्सन को ढूंढने के लिए कहा था, तो तुम क्या कर रहे हो? तो हम जैंग ताई को देखते हैं जो डरते हुए कहता है यंग मास्टर मैं। तभी वो बंदा यंग ताई से कहता है कि बकवास कचरे, चुप हो जाओ, और यंग ताई को एक फाइट कर देता है। और वो बंदा यंग ताई से कह देता है कि तुम ये मत भूलो कि तुम जियाओ फैमिली के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुत्ते हो, तुम्हारे पास जियाओ फैमिली का नाम इस्तेमाल करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यंग ताई भी कहता है जी मास्टर। और एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये वही मास्टर है जिसे जैंग ताई फॉलो करता है? मुझे इसकी प्रेजेंस जरा भी फील नहीं हुई थी, वो अभी एक वॉरियर से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर जैंग ताई का मास्टर एमसी से कहता है कि मेरे कुत्ते को अपनी मर्जी से काटने का आदत है, तो मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, क्या आपको इसके लिए मुआवजा चाहिए? तो एमसी कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तभी जैंग ताई का मास्टर स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि कहो, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्या तुम जंगल की तरफ जा रहे हो? क्यों ना तुम हमारे साथ चलो? तो एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। तो यंग ताई का मास्टर एमसी को जाते हुए देखता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, एक डिवाइन लेवल का क्रिएशन क्लास। तो यंग ताई कहता है कि यंग मास्टर, आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने उसमें गड़बड़ी कर दी है, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ता रहूं। तो उसका मास्टर यंग ताई से कहता है कि तो तुम्हें इसमें कितना समय लगेगा? मैंने सुना है कि वो सिटी में भाग गई है, जंगल पार करके वो नियरेस्ट पोस्ट स्टेशन में जा रही है। और फिर वो कहता है कि सभी को वापस बुलाओ और मेरे पीछे जंगल में चलो। और फिर हमें नरेटर बताता है कि इस प्लेनेट पर ह्यूमंस ने अपना प्रभुत्व जमाया है और यहाँ पर काउंटलेस सिटीज को बनाया है, लेकिन जैसे ही जॉब ट्रांसफर, सीक्रेट रियलम और डंजन्स का एरा आने लगा, सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स सभी के घरों पर हमला करने लगे और उनके जबरदस्त पावर की वजह से सब डिस्ट्रॉय होने लगा और फिर से इस वर्ल्ड को एक न्यू शेप में लाने की कोशिश करने लगे। और आजकल इन जगहों पे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही आते हैं जो कि मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और अपने वेल्थ को रिसाइज करते हैं
और अपने लेवल्स को अपग्रेड करते हैं। अब हम इन जगहों को जंगल कहते हैं। तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी कह रहा होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। गॉब्लिन का डंजन यहीं पे होना चाहिए, लेकिन रात बहुत हो चुकी है और मैं अभी भी गॉब्लिन के डंजन तक नहीं पहुंच पाया हूँ। और रास्ते में बहुत सारे बिखरे हुए मॉन्स्टर्स है, लेकिन अभी मुझे कोई मॉन्स्टर्स भी नजर नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि लिटिल लाइन एक चूहे को खा रही होती है और एमसी कह रहा होता है कि उन राक्षसों से मिले हुए डेवोरिंग वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। पर अगर मुझे कोई मॉन्स्टर्स बॉस मॉन्स्टर के साथ मॉन्स्टर का डंजन मिल जाएगा तो फिर मुझे नाइट वॉच में रिपोर्ट करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। मुझे टर्न अराउंड समय भी शामिल करना होगा। तभी एमसी कुछ सोचने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि एमसी एक टावर के नीचे खड़ा होता है और उस टावर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। और एमसी उस बारिश को देखते हुए कह रहा होता है कि ये बारिश ये वो मैजिक की तरह लग रहा है। क्या मैं किसी के घोंसले में पहले ही एंटर कर चुका हूँ? तभी एमसी कहता है कि बढ़िया, भले ही ये गलत घोंसला है लेकिन मुझे कम से कम एक तो मिल गया। मुझे जल्दी ही मॉन्स्टर्स को ढूंढने में सक्षम होना होगा। और अब समय हो चुका है कि मैं अपने डेवोरिंग वैल्यू को कंप्लीट कर लूं। और एमसी तभी नोटिस करता है कि एमसी के ऊपर एक मॉन्स्टर है। तो एमसी ऊपर देखता है तो देखता है कि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर टाइप का मॉन्स्टर होता है। तो लिटिल लाइन एमसी से कहती है कि मास्टर क्या मैं मदद करूं? एमसी कहता है कोई जरूरत नहीं है, एनिमी का लेवल ज्यादा नहीं है, बस उसका शरीर थोड़ा बड़ा है। तभी वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन एमसी बड़ी ही स्पीड में उसके अटैक्स को डॉज करता है। और एमसी उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी का पंच जैसे ही लगता है वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दूर फेंक जाता है। तो लिटिल लाइन कहती है कि मास्टर वो कहाँ गया? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर टाइप के मॉन्स्टर होते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को मार के उसके ऊपर ही खड़ा होता है और एमसी की तरफ बाकी स्पाइडर मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। तो एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि लिटिल लाइन तुम जी भर के खा सकती हो, तो चलो चलते हैं। फिर एमसी वहाँ से बहुत ही स्पीड में उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने चला जाता है और एमसी कहता है कि बिल्कुल जंगल में मॉन्स्टर को मारना बहुत अच्छा होता है, उन्हें मार के ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलती है। और एमसी उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहता है कि एक स्वीप और मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम वापसी के रास्ते में भी लड़ते रहे तो कम से कम हमारी 2 लेवल अप हो जाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमसी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर वहाँ पर मॉन्स्टर का ढेर लगा दिया होता है। तो एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि लिटिल लाइन इन्हें डेवोर कर लो। तो लिटिल लाइन भी खुश हो जाती है और लिटिल लाइन भी कहती है कि मास्टर बेस्ट है। अभी वो दोनों कुछ नोटिस करते हैं और लिटिल लाइन एमसी से कहती है कि मास्टर कुछ स्वादिष्ट चीज से सामने में है। और एमसी कह रहा होता है कि अगर लिटिल लाइन यहाँ पर इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है मतलब कि बॉस यही होना चाहिए। तो एमसी लिटिल लाइन को ढूंढने के लिए कह देता है और एमसी लिटिल लाइन को अपने मिस्ट के अंदर डालकर रिलीज करने लगता है। तभी एमसी कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और एक अजीब सा फेस बना रहा होता है। तभी एमसी देखता है कि उसके सामने एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। तो एमसी कहता है कि क्या वो सचमुच में एक मॉन्स्टर हो सकती है? और तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और वो उठते हुए कहती है कि ये कौन सी जगह है? ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं पहले थी। तभी एमसी उससे स्माइल करते हुए कहता है कि तुम जाग गई हो। तो हम देखते हैं कि वो लड़की जैसे ही एमसी की आवाज को सुनती है वो शॉक हो जाती है और वो लड़की एमसी से दूर हटते हुए कहती है कि तुम कौन हो? मेरे पास मत आओ। तो एमसी उससे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं एक अवेकनिंग पर्सन हूँ जो कि जंगलों में मॉन्स्टर का शिकार कर रहा है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। तो वो लड़की गुस्सा होते हुए एमसी से कहती है कि मुझे अब याद आया तुम ही थे वो जिसने की मुझे चोट पहुँचाया था। तो एमसी शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम एक मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और एमसी को गालियां देने लगती है। और फिर वो लड़की अजीब हरकतें करने लगती है और अपने शरीर को देखने लगती है और कहती है मेरी कान यहाँ है, मेरी नाक यहाँ है, मेरा सब कुछ ठीक है। एमसी सोच रहा होता है कि वो मेरे फुल अटैक को झेलने के बाद भी ठीक लग रही है, आखिर वो कौन है। तभी वो लड़की अपने रिंग के वाले मैजिक से घड़ी को देखती है और सोचती है कि मैंने यहाँ पर बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना वो लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे। तो एमसी उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या उसका पीछा किया जा रहा है, वो क्या छुपा रही है। अभी एमसी उस लड़की को आवाज देता है और कहता है कि
कुछ हो रहा है क्या? तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? फिर वो लड़की स्माइल करते हुए एमसी से कहती है कि मेरा मतलब है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स है और मेरी अभी की सिचुएशन में मैं मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स का शिकार करना जारी रख सकते हो। और फिर वो लड़की कहती है मुझे बस इतना ही कहना था, अलविदा। फिर एमसी एक फनी सा फेस बनाते हुए कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही बेकार है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और एमसी कह रहा होता है कि अगर उसका पीछा करने वाली चीज ये मॉन्स्टर है तो फिर वो मेरे लिए सबसे अच्छी सिचुएशन है। यहाँ के मॉन्स्टर्स का मेरे लिए कोई भी मुकाबला नहीं है और मैं और भी ज्यादा डेवोरिंग वैल्यू जमा कर सकता हूँ। हालांकि वो कोई और अवेकनिंग पर्सन है तो ये मुश्किल होगा। और जंगल हमेशा से एक लोलेस जगह रहा है जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स एक दूसरे हंटर्स को मारते हैं और उनसे सामान को चुरा लेते हैं। तभी लिटिल लाइन एमसी से कहती है कि मास्टर यहाँ से बहुत सारी चीजें आ रही है। तो एमसी कहता है ओ बहुत, तो मतलब कि वो मॉन्स्टर होना चाहिए, ये तो बढ़िया है। तभी एमसी कुछ देख के शौक हो जाता है और एमसी देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर की पूरी एक आर्मी आ रही होती है। तो एमसी उसे देखकर कहता है कि क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? तो एमसी कहता है तो ये वही है जिससे वो भाग रहा था, लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी और अवेकनर नहीं है। तो समझ रहे हो ना, अब एमसी अपने ट्रू फॉर्म में आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और एमसी कहता है कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि जो डेवोरिंग वैल्यू मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे हैं मैं उन्हें रिफ्यूज कर दूं। तभी एमसी अपने डैगर को निकाल लेता है और लिटिल लाइन को पॉइजन मिस्ट फॉर्म में बदलने के लिए कह देता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो बहुत बड़ा होता है और वो रोर करते हुए एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी एमसी उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और हम देखते हैं कि एमसी के स्लैश के वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है। तभी एमसी कहता है कि ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ये मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से ज्यादा तेज लग रहा है। तभी और एक मॉन्स्टर एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है एक सीक्रेट अटैक। और फिर एक एमसी बहुत बड़ा स्लैश करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है और एमसी को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि एमसी ने उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार डाला। तो एमसी कहता है कि यहाँ पर कुछ अजीब है और फिर एमसी देखता है कि अब उसकी तरफ छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर आने लगते हैं। तो एमसी कहता है कि वो बारी बारी से काम कर रहे हैं, क्या मॉन्स्टर भी एक साथ काम करते हैं? फिर एमसी कहता है कि मुझे मत बताओ कि वो मॉन्स्टर इन मॉन्स्टर्स को एक फॉर्मेशन में काम करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। और फिर एमसी देखता है कि उसके सामने छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर की एक आर्मी आ रही होती है। तो एमसी कहता है कि एक दिमाग वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स, इनसे कोई भी आश्चर्य नहीं है। एमसी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले बॉस तक पहुंचने और उसे मारने की कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी लिटिल लाइन बाहर आने लगती है तो एमसी कहता है कि ये मुश्किल होगा। तो लिटिल लाइन कहती है कि मास्टर मैं समझ सकती हूँ। एमसी भी शौक होते हुए कहता है क्या? तभी लिटिल लाइन कहती है कि वो मास्टर को चैलेंज कर रहे हैं और तभी लिटिल लाइन गुस्सा होते हुए बहुत जोर से रोर करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन के रोर के वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हवा में उड़ गए होते हैं। तो एमसी उन्हें देखकर सोचता है कि मॉन्स्टर्स मुश्किल में हैं, क्या इसीलिए क्योंकि वो इंसेक्ट है? रुको, क्या स्पाइडर्स को भी इंसेक्ट माना जाता है? फिर लिटिल लाइन कहती है कि लिटिल लाइन ने मॉन्स्टर के कम्युनिकेशन को तोड़ दिया है। तो एमसी सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके एबिलिटी को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर एमसी लिटिल लाइन से कहता है कि बहुत अच्छे, चलो अब बॉस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। तो लिटिल लाइन भी पॉइजन मिस्ट के अंदर चली जाती है और कहती है ठीक है मास्टर। और फिर एमसी तेजी से अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि लिटिल लाइन पास में रहना। और एमसी बहुत ही तेजी में सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहता है कि बॉस के कंट्रोल के बिना ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, अब वो कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए मैं अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि एमसी बहुत ही तेजी में सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। हमारा टारगेट सिर्फ एक है। तभी एमसी कहता है कि हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है। और फिर एमसी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी के एक ही अटैक से वो बॉस मॉन्स्टर डिफीट हो जाता है। और एमसी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार अब समय आ गया है कि मैं अपना इंसेक्ट आर्मी बनाऊं। फिर एमसी
उस मॉन्स्टर के ऊपर से उतर जाता है और कहता है कि फाइनली ये मर चुका है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि लेवल 14 कॉम्बैट पावर एवोल्यूशन 127 स्टार और इफेक्ट में फेसिव स्किल है। एमसी कहता है कि मेरी लेवल बढ़ चुकी है और मेरी पावर लगातार बढ़ रही है। फिर एमसी कहता है कि 127 स्टार, ऐसा लगता है कि मेरी कॉम्बैट पावर 25 लेवल के अवेकनर की बराबर हो चुकी है। तो अब ये मॉन्स्टर का ग्रुप, तभी एमसी उन मॉन्स्टर से कहता है कि आप कोई भी खतरा पैदा मत करो। और एमसी कहता है कि वे भाग भी रहे हैं, वो समझते हैं कि अब लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो एमसी कहता है कि मैं अभी उनका पीछा नहीं करूंगा, झुंड को पूरा करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सभी एमसी लिटिल लाइन को समन कर लेता है और कहता है कि लिटिल लाइन ये सब तुम्हारा है। और इस बार लिटिल लाइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आई होती है, तो लिटिल लाइन भी एमसी को थैंक यू कहती है। और फिर हमें सिस्टम से नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है और एमसी को डेवरिंग वैल्यू 150 करके मिल रहे होते हैं। और एमसी सोच रहा होता है कि लाइट लेवल के मॉन्स्टर सचमुच में बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा डेवरिंग वैल्यू दे सकते हैं। और ऐसा लगता है कि इन हाई लेवल मॉन्स्टर के झुंड का शिकार करना मेरे स्वाम ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मैं उन्हें जल्दी ग्रोथ कर पाऊंगा। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी का डेवरिंग वैल्यू कंप्लीट हो चुका है। अब क्या एमसी अपने स्वार्म को एक्टिवेट करना चाहता है? तो एमसी खुश होते हुए कहता है कि सचमुच में मेरा डेवरिंग वैल्यू मैक्स हो चुका है। तभी लिटिल लाइन एमसी के पास आ जाती है और लिटिल लाइन एमसी से पूछ रही होती है कि मास्टर, क्या मैं स्वार्म को रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ? आपके ऑर्डर के हिसाब से मैं अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती हूँ। तो एमसी भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, तुम रिप्रोड्यूस कर सकती हो। तभी लिटिल लाइन के ऊपर से बहुत ज्यादा मैजिक, बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने अपने फर्स्ट जनरेशन के इंसेक्ट स्वार्म को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। आपके विकास में तेजी लाने वाली टैलेंट पर प्रभाव किया गया है, सभी चीजों का करंट ग्रोथिंग बढ़ चुका है। और एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी टैलेंट स्वार्म रिप्रोड्यूस में ग्रोथ ला सकती है। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि होस्ट को एक नई स्किल मिली है और उस स्किल का नाम इंसेक्ट नेस्ट होता है, जिसका लेवल मैक्स होता है। फिर एमसी को और एक स्किल मिलती है जिसका नाम ओवरलोड होता है और वो स्किल लेवल 1 पे होता है। और एमसी के हाथ पर जो साइन होता है वो पर्पल कलर का हो गया होता है। तो एमसी कहता है कि ये है न्यू स्किल्स। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि ब्रीडिंग एक्सेलरेटेड हो चुका है 8 सेकंड के लिए। तो एमसी कहता है कि रिप्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। और फिर एमसी कुछ देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी ने अपनी फर्स्ट स्वार्म को कंप्लीट कर चुका है। और दिखाया जाता है कि एमसी के सामने बहुत ज्यादा इंसेक्ट आर्मी आ गई होती है, जिसे देखकर एमसी शॉक हो रहा होता है। और एमसी के अभी इंसेक्ट आर्मी में 2300 मॉन्स्टर है। और एमसी सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा है। अगर मदर इंसेक्ट फर्स्ट रिप्रोडक्शन में ही 2000 से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो मुझे आश्चर्य है कि तीसरी या चौथी बार में ये ग्रुप कितना बड़ा होगा। तभी एक मॉन्स्टर एमसी के पास आ जाता है। तो एमसी उसे देखते हुए कहता है कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी टैलेंट लिटिल लाइन से अलग दिख रही है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नए स्किल्स भी जुड़ चुके हैं। और उस मॉन्स्टर का नाम 9 मिस्मा विंग्स ऑफेंसिव होता है और इसका डिटेल बताया गया है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। और इन मॉन्स्टर्स के पास 2 स्किल्स नए जुड़ गए होते हैं, जिसमें कि पहला होता है कि ये किसी को भी हेलुसिनेट कर सकता है और सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो एमसी कहता है कि ये दोनों ही स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तभी लिटिल लाइन खुश होते हुए एमसी को पीछे से गले लगा लेती है। तो फिर एमसी लिटिल लाइन के सर को सहलाते हुए कहता है कि लिटिल लाइन में कोई भी बदलाव नहीं लग रहा है। तभी लिटिल लाइन खुश होते हुए एमसी से कहती है कि लिटिल लाइन ने रिप्रोडक्शन पूरा कर लिया। तभी लिटिल लाइन एमसी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मास्टर, लिटिल लाइन आराम करना चाहती है। तो एमसी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी लिटिल लाइन अचानक से एमसी के अंदर चली जाती है। एमसी को बताया जाता है कि लिटिल लाइन अपने नेस्ट में वापस चली गई है। तो एमसी कहता है कि तो ये वास्तव में एक ऐसी जगह है जहाँ पे झुंड को रखा जा सकता है। तो एमसी कहता है बढ़िया, अब कितने भी
झुंड हो, अब इसे छुपाया जा सकता है, मुझे अब पकड़े जाने की चिंता नहीं होगी। हालांकि मैक्स लेवल मुझे एक फिक्स लेवल तक की फंक्शन ही देती है। तभी एमसी लिटिल लाइन को देखता है तो वो सो रही होती है। तो एमसी सो होते हुए कहता है कि क्या वो पहले ही सो गई थी। ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को डिवोर करने के बाद भी सोने की जरूरत होती है। तो एमसी कहता है कि ये सही है, मुझे एक ओवरलोड नाम का स्किल भी प्राप्त हुआ है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। और एमसी अपने ओवरलोड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। और एमसी जैसे ही उस स्किल को एक्टिवेट करता है सारे इंसेक्ट एमसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो एमसी कहता है कि तो ये स्किल ऐसे काम करता है। और फिर एमसी अपने सारे इंसेक्ट आर्मी को अपने नेस्ट में डालने लगता है और कहता है कि ये एक ऐसे स्किल है जो बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करने में मेरी मदद करेगा। ये इतना आसान है कि मेरे हाथों को हिलाने जितना सिंपल है। और इतना ही नहीं, इस स्किल के दौरान वो लोग मेरे साथ अपने सेंसेस को भी शेयर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो एमसी के इंसेक्ट जो भी देख पा रहे होते हैं वो एमसी भी देख पा रहा होता है। तो एमसी कहता है तो ये एक इंसेक्ट की नजरों का दुनिया है, यहाँ पर हर जगह पर मॉन्स्टर है। तो फिर एमसी अपने इंसेक्ट को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो एमसी कहता है तो चलो मैं भी अपने नए स्किल्स को ट्राई करना चाहता हूँ। अभी हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल हो जाता है और उस ब्लास्ट को बहुत सारे मॉन्स्टर्स देख लेते हैं। तभी वो धूल जैसे ही हटती है हम देखते हैं कि वहाँ से एमसी और उसकी इंसेक्ट आर्मी आ रही होती है। और एमसी जैसे ही बाहर आता है उन सभी मॉन्स्टर्स को डेवोर करने लगता है। तो एमसी कहता है कि इंसेक्ट ग्रुप के साथ अब मुझे कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है और अब पॉइजन मिस्ट की रेंज भी एक्सपेंड हो चुकी है और पॉइजन मिस्ट अब और भी तेजी से सब कुछ डेवोर करने लगा है। और मेरे ओवरलोड स्किल के वजह से इंसेक्ट विजन को शेयर करने के बाद कोई भी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर मुझसे छुप नहीं सकता है। फिर एमसी खुश होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत जल्दी ही और एक झुंड बना सकता हूँ। तो फिर एमसी सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए कहता है ओ ठीक है, मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए और कितना डेवोरिंग वैल्यू इकट्ठा करना होगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि रुको ये क्या है। फिर सीन चेंज होता है और कोई कहता है कि बिग ब्रदर मैं वापस आ गया। तो फिर दूसरा पर्सन कहता है तुम्हें इतना समय क्यों लगा, तो जल्दी बताओ कि स्पाइडर नेस्ट के पास क्या हो रहा है। तो वो पहले वाला पर्सन कहता है कि वहाँ पर किसी ने फोर्सफुली उस जगह को क्लियर कर दिया है और अब वहाँ पे एक भी स्पाइडर मॉन्स्टर नहीं है। तो हम जेंगताई को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो जाना ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्या ये नाइट वॉच की काम है। लेकिन ये नाइट वॉच का एक्सक्यूशन का मेथड नहीं है, तो हो सकता है कि ये किसी सीक्रेट फैमिली या फिर किसी पावरफुल ग्रुप का काम हो सकता है। और फिर वो कहता है कि जिसने हमें काम पर लगाया उसे सिर्फ स्पाइडर की एक बोतल पॉइजन ही चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि अब हमें वापस जाने के दौरान दूसरों से लूट कर ही वो पॉइजन मिल सकती है। तभी उसका साथी कहता है कि कोई आ रहा है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी उनसे कहता है कि अंत में मुझे बाकी अवेकनर्स मिल ही गए। और एमसी उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक अवेकनर पर्सन हूँ और मैं यहाँ पर अपना लेवल अप करने के लिए आया हूँ और मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर कुछ भोजन के लिए व्यापार करने आया हूँ। तो वो पर्सन कहता है कि ये क्या है, मैं तो डर गया, लेकिन ये तो एक पर्सन है। और फिर वो पर्सन एमसी से कहता है बेशक हम आपके साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जंगल में खाना सस्ता नहीं मिलता है, तो आप किसके साथ व्यापार करने की प्लान बना रहे हैं। तो एमसी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कीमती सामान है। तो और एक अवेकनर को देखते हैं जो कि स्माइल करने लगता है और कहता है कीमती सामान। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे अवेकनर्स अपने अपने डैगर्स को निकालने लगते हैं और कहते हैं कि कीमती सामान, तो वो सामान जरा हमें भी देखने दो। तभी एमसी अपने मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और एमसी कहता है कि ये कैसे हैं, ये ठीक है ना। तो वो अवेकनर्स उन मॉन्स्टर्स को देखकर डरने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तो वो मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें खत्म कर देना चाहिए था, क्या उसने इन सभी को खुद ही मार डाला था। तो एमसी उनसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग क्या करने वाले हो। और फिर बताया जाता है कि एमसी का करंट लेवल 17 होता है। और फिर एमसी उनसे कहता है कि मैं अभी बहुत ही बुरे मूड में हूँ, तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो यहाँ से चले जाओ। तो हम देखते हैं कि वो तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो एमसी अपने सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकालने लगता है और उनसे कह देता है कि आसपास की जगह को प्रोटेक्ट करो। फिर एमसी खाना खाते हुए कहता है कि
अब मुझे बहुत जल्दी भूख लगने लगी है। मुझे ये तभी पता चल जाना चाहिए था जब मुझे लिटिल लाइन मिली थी कि मुझे झुंड बनाने के टाइम पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी का डेवोरिंग वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो सिस्टम उसे कंप्लीट करने के लिए एमसी को कह रहा होता है। तो एमसी कहता है कि मैंने शुरू में सोचा था कि इंसेक्ट का आर्मी बनाने के बाद मेरा डेवोरिंग वैल्यू जल्दी बढ़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेवोरिंग वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ये मुझे हमेशा के लिए ले जाएगा। और फिर एमसी कहता है कि एक बॉस जो मुझे डेवोरिंग वैल्यू दे सकता है, लेकिन ये एक बाल्टी में एक बूंद के बराबर होगा। यहाँ तक कि जियांग सिटी के बाहर के सारे नेस्ट को भी अगर क्लियर कर दिया जाए तो भी ये सेकेंड रिप्रोडक्शन के लिए काफी नहीं होगा। हालांकि मैंने सुना है कि नाइट वॉच के जो भी मॉन्स्टर्स के नेस्ट होते हैं उन्हें आम लोगों के सामने नहीं बताया जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा डेवोरिंग वैल्यू की जरूरत है, तो मुझे जितना जल्दी हो सके नाइट वॉच में रिपोर्ट करना चाहिए। और फिर एमसी सोचने लगता है कि लिटिल लाइन अभी भी सो रही है। ऐसा लगता है कि झुंड बनाने के बाद उसे प्रॉब्लम हो रही है। तभी एमसी कुछ नोटिस करता है और शौकत तो कहता है कि वो यहाँ पर क्यों है। तो फिर एमसी कहता है कि यहाँ पर लड़ाई की बू आ रही है, लगता है कि यहाँ पर और कोई भी है, ये क्या हो रहा है। तभी वो पहले वाली लड़की फिर से एमसी से टकरा जाती है और एमसी के सामने गिर जाती है। तो वो लड़की सोच रही होती है कि ये पहले वाला पर्सन ये यहाँ पर क्यों है। तो एमसी उस लड़की से पूछता है ये तुम हो। तो वो लड़की कहती है कि दर्द हो रहा है। फिर वो लड़की एमसी को जैसे ही देखती है वो डरते हुए एमसी से कहती है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसने की स्पाइडर नेस्ट को क्लियर किया है। फिर वो लड़की एमसी से कहती है कि प्लीज उन्हें मत बताना कि तुमने मुझे देखा है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। हम एमसी को देखते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि जब तक वो मेरे इतनी करीब नहीं आ गई मुझे पता नहीं चला आखिर उसने ये कैसे किया। रुको, अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये वही पर्सन होगी जिसका वो लोग पीछा कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है कि अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर वो पर्सन कहता है कि ये फिर से वही है। अभी हम देखते हैं कि जांग ताई और उसका पूरा ग्रुप वहाँ आ रहा होता है। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या सीन है। तो जांग ताई का जो यंग मास्टर होता है वो एमसी से कहता है कि तुम अकेले कैंपिंग कर रहे हो। जांग ताई गुस्सा आते हुए एमसी से कहता है कि तुमने अभी यहाँ पर एक लड़की को भागते हुए देखा, बताओ अगर तुमने नहीं देखा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसके यंग मास्टर जांग ताई को रोकते हैं और वो एमसी के पास बैठते हुए कहता है कि तुमने क्रिएशन क्लास के साथ बहुत जल्दी लेवल अप कर लिया, दिन अभी तक खत्म भी नहीं हुआ और तुम पहले ही 16 लेवल तक पहुंच गए हो। मैं सचमुच में तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम करना है। और फिर वो यंग मास्टर एमसी की तरफ अपना स्वॉर्ड दिखाता है। मास्टर एमसी की तरफ अपना स्वॉर्ड को कर लेता है और एमसी से पूछता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने अभी यहाँ पर कोई काले बालों वाली लड़की को देखा है। तो एमसी सोच रहा होता है कि इस पर्सन का कितना स्ट्रांग हो रहा है, लगता है कि वो 30 लेवल का ऊपर का पर्सन है। इसके अलावा वो मेरे क्लास को और लेवल को एक्यूरेटली बताने का टैलेंट रखता है। उसके पास कोई कीमती इक्विपमेंट जरूर ही होगा। तो एमसी दूसरी तरफ दिखाते हुए कहता है कि मैंने अभी भी वहाँ पर किसी को चलते हुए देखा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए मुझे यकीन नहीं है कि वो व्यक्ति ही था जिसे कि तुम ढूंढ रहे थे। वो यंग मास्टर कहता है कि अच्छा है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और ईमानदार होने की सलाह दे रहा हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो जाते हुए एमसी से कहते हैं कि अगर तुमने हमसे झूठ कहा और हमें पता चला कि तुम उसकी मदद कर रहे हो तो जेंग एम्पायर का जियाओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो एमसी उन्हें देखकर सोच रहा होता है कि तो वो लोग जेंग एम्पायर का एक फैमिली है। और फिर हमें बताया जाता है कि जेंग एम्पायर का फैमिलियों का हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुराना है। उन फैमिलियों में हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं और वो तभी अपेयर होते हैं जब कोई मेजर डिजास्टर आता है। और उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखता है और इस पर्सन की पावर मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। धिक्कार है, इस तरह के आदमी से याद किए जाना अच्छी बात नहीं है। तभी एमसी कहता है कि वो चले गए हैं, लेकिन लगता है कि मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि ये जगह अब सेफ नहीं है। तो फिर हम उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की एमसी से कहती है कि मैं बच गई। तो एमसी उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। और एमसी उसे कहता है कि पिछली बार तो तुमने मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन मैंने इस बार तुम्हारी
मदद की है, तो अब तुम मुझे सच बताओ कि तुम उन लोगों के ग्रुप में कैसे शामिल हो गई। तो वो लड़की एमसी से बताती है कि मेरी फैमिली का एक फ्रिज स्टेशन है और उन लोगों को पैसे चाहिए थे और वो हमें लूट कर सारे लोगों को मार देना चाहते थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच निकलूंगी। उन्हें डर है कि मैं ये सब लीक कर दूंगी और अफवाह फैला दूंगी, इसीलिए वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वे एमसी वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है कि मुझे रिपीट करो, कौन तुम्हारे काम में शामिल होना चाहेगा। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि मैं हमेशा याद रखूंगी तो कि तुमने मेरी मदद की है, मैं फ्यूचर में इसके लिए तुम्हें रीपे भी करूंगी। तभी एमसी को किसी का प्रेजेंस फील होता है और वो लड़की कहती है कि नहीं, किसी ने हम पर बैरियर मैजिक कर दिया था, हम पकड़े गए हैं। तभी एमसी देखता है कि वो यंग मास्टर जिस तरफ गया था उस तरफ से आवाज आती है और वो कहते हैं कि आप बाहर आ जाओ। तो एमसी सोच रहा होता है कि अब यहाँ से जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है और अगर मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता हूँ तो वो कमीने शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी हम उन लोगों को देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर वो यंग मास्टर जेंग ताई और उसके साथियों से कह देता है कि उन्हें पकड़ लो। तो हम एमसी और उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वो लड़की यंग मास्टर से कहती है कि तुमने पहले ही मेरे लुओ फैमिली का सब कुछ छीन लिया है, तो अब तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो वो यंग मास्टर कहता है कि क्या मुझे किसी कारण की जरूरत है। तभी वो लड़की एमसी के आगे आ जाती है और यंग मास्टर से कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो लुओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लुओ फैमिली कभी भी तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। तभी यंग मास्टर लुओ फैमिली कहता है और हंसने लगता है और वो यंग मास्टर कहता है कि तो वो लोग सोच रहे हैं कि लुओ फैमिली महान है क्योंकि उनके पास कुछ पैसे हैं। 100 साल पहले हमारे जियाओ फैमिली के प्रोटेक्शन के बिना लुओ फैमिली बहुत पहले ही नष्ट हो जाता। जियाओ फैमिली के नजर में तुम्हारा फैमिली कोई दूसरे किसानों से ज्यादा नहीं है, तुम सब तो सिर्फ जानवर हो जिन्हें कि हम मार रहे हैं। और हम देखते हैं कि एमसी ये सब सुन के शॉक हो रहा होता है और एमसी कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर वो यंग मास्टर कहता है कि अगर वो जांच करना भी चाहे, तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अपने हाथ में अपने अटैक को रेडी करने लगता है और एक बैरियर टाइप का बनाने लगता है। तो हम उस लड़की को देखते हैं, वो कहती है कि जियाओ फैमिली का ड्रैगन फॉर्मेशन, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। तभी वो यंग मास्टर सबसे कहता है कि यंग मास्टर के शब्दों को फॉलो करो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तभी जेंग ताई यंग मास्टर से कहता है कि रुकिए, हमें तो आज लू फैमिली के उस लड़की को मारना ही है। तभी यंग मास्टर कहते हैं कि मैं उस क्रिएशन क्लास के एनर्जी में काफी इंटरेस्टिंग हूँ। तभी वो यंग मास्टर कहते हैं कि डिवाइन रैंक का क्रिएशन क्लास ये एक कॉमन प्रोफेशन है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो नहीं जानते हैं कि क्या करना है। मैं तुम्हें आज आसमान के नीचे सब कुछ हासिल करने का मौका दूंगा। और वो यंग मास्टर एमसी से कहने लगता है कि तुम उस वुमेन को पकड़ लो और हमारे पास ले आओ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें अपने काम के लिए रख लूंगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो हम एमसी को देखते हैं जो कुछ नहीं कहता है और स्माइल करने लगता है। तो वो लड़की एमसी को देखकर थोड़ा डर रही होती है और वो कह रही होती है कि ऐसा मत कहना कि वो भी उनकी ही तरह करेगा। और एमसी सोच रहा होता है कि जियाओ फैमिली का कमीना सचमुच में सुझाव देना चाहता है। तो एमसी उनसे कह देता है भाड़ में जाओ। और फिर एमसी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं मना करता हूँ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे पास आओ। तभी वो यंग मास्टर सब अपने साथियों से कह देता है कि उन सबको मार दो। और फिर हम देखते हैं कि यंग मास्टर के सारे साथी एमसी के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। तो वो यंग मास्टर कहता है कि ये पर्सन इजी नहीं है, तो तुम लोग लापरवाह मत होना। और फिर जेंग ताई अपने साथियों से कहता है कि वो पॉइजन का यूज करता है, तो उसे डायरेक्ट हिट मत करना। तभी एमसी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि पॉइजन एकमात्र चीज नहीं है जिसका मैं उपयोग करता हूँ। और दिखाया जाता है कि एमसी उनके ऊपर अपने बेलों से अटैक कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है। तो हम जेंग ताई को देखते हैं जो कि उनकी एमसी के बेलों में पकड़ा जाता है और वो एमसी को गाली देते हुए कहता है कि ये क्या है, क्या वो पॉइजन का इस्तेमाल नहीं करता है। तभी जेंग ताई एमसी के पौधों को काट देता है और अपने साथियों से कहता है कि इन्हें काट डालो, ये पौधे बहुत कमजोर हैं। तभी वो यंग मास्टर जेंग ताई से चिल्ला के कहता है कि बेवकूफ, वो हमें भटकाने के लिए है, वो लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तभी एमसी उनसे कहता है कि अब बहुत देर हो गई है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने इंसेक्ट आर्मी को समन कर लेता है। और एमसी के इंसेक्ट आर्मी को देखकर जेंग ताई बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी का इंसेक्ट आर्मी जेंग ताई के साथियों को मारने लगता है और जेंग ताई अपने वेपन की मदद से एमसी के इंसेक्ट के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी का इंसेक्ट जेंग ताई के वेपन को तोड़ देता है। तो जेंग ताई भी शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि इसने मेरे वेपन
वेपन को तोड़ दिया और ये तो पॉइजन भी नहीं है। उसने मॉन्स्टर्स को समन किया। क्या वो पर्सन मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है? तभी जेंग ताई के ऊपर और एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है तो जेंग ताई कहता है कि पॉइजन, ये इन मॉन्स्टर्स का पॉइजन है, मैं इससे नहीं बच सकता हूँ। तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी कहता है पकड़ लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेंग ताई के पास उसका यंग मास्टर आ जाता है और जेंग ताई को बचा लेता है, जिसे देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है। तो वो यंग मास्टर जेंग ताई से कहता है कचड़ा दफा हो जाओ, और वो यंग मास्टर खुद एमसी के ऊपर अटैक करने जाने लगता है और वो कोंगिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा होता है और कोंगिंग के 9th फॉर्म होते हैं। तो एमसी शॉक होते हुए कह रहा होता है कि उसका अटैक मेरे पॉइजन मिस्ट से भी ज्यादा फास्ट है। और हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर का फैमिली का सीक्रेट टेक्निक होता है और उसकी टेक्निक की वजह से वहाँ पर एक एनर्जी वाला ड्रैगन बन गया होता है। तो एमसी कहता है कि जियो फैमिली का सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन का पीछा करना। तभी हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, वो एमसी के ऊपर अटैक करते हुए स्माइल कर रहा होता है और एमसी से कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारा लेवल बहुत कम है और तुम्हारी स्पीड भी इनफ नहीं है, इसीलिए इस ब्लेड का उपयोग करना इनफ होगा। तभी वो यंग मास्टर कुछ देख के शॉक हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस यंग मास्टर के अटैक को उस लड़की ने अपने शील्ड के जरिए डॉज कर लिया होता है और हमें बताया जाता है कि उस लड़की का ये हिडन प्रोफेशन होता है अर्थ इटर्नल शील्ड, और वो लड़की कह रही होती है कि इसे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो एमसी भी ये देखकर शॉक हो रहा होता है और कहता है कि ये वुमेन तो डिफेंस टाइप की है। तभी एमसी के इंसेक्ट उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तो वो यंग मास्टर अपने ही एक साथी को उन मॉन्स्टर्स के सामने रख देता है और वो यंग मास्टर खुद पीछे हट जाता है। तो एमसी उस यंग मास्टर से कहता है कि तुम कितने घटिया आदमी हो, तुमने एक आदमी का इस्तेमाल किया उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करने के लिए। और फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका इस्तेमाल उस यंग मास्टर ने किया था, वो मर रहा होता है और वो कहता है यंग मास्टर मैं। वो यंग मास्टर आगे जाते हुए उस पर्सन से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए चोट खा सकते हो तो मैंने तुम्हें बेकार में अपनी टीम में नहीं लिया था, तुम सचमुच में स्ट्रांग हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो यंग मास्टर एक पिल को खा लेता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ड्रैगन युवान पिल का इस्तेमाल करना पड़ा, यहीं पर इसका अंत होता है मेरा अगला हमला। और हमें दिखाया जाता है कि उस पिल को जैसे ही वो यंग मास्टर लेता है उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि मेरा अगला हमला तुम्हारे सिर को काट देगा। तो हम एमसी को देखते हैं जो कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है और फिर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, वो अपने पावर को फिर से रिलीज करने लगता है और अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और इस बार फिर से उस यंग मास्टर का अटैक एक एनर्जी के ड्रैगन को बना देता है और वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि मेरा नेक्स्ट मूव तुम्हारे सिर को काट देगा। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी शॉक होते हुए कह रहा होता है कि वो हमला कर रहा है। तभी वो यंग मास्टर कोंगनिंग के सेकंड फॉर्म को एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक का नाम ड्रैगन सब्डिंग स्लैश होता है और उस अटैक के वजह से आसपास के सारे इलाके डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर से एमसी के सामने आ जाती है और अपने शील्ड को इनहेंस करने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वो यंग मास्टर का अटैक जैसे ही उस लड़की के शील्ड से टकराता है वहाँ के आसपास के फ्लोर में दरार आने लगती है और वो लड़की यंग मास्टर के अटैक को रोकने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और वो कह रही होती है कि वो पिल खाने के बाद उसकी पावर कई गुना बढ़ गई है, मेरी शील्ड अब और सहन नहीं कर सकती है, हम हार जाएंगे। तो एमसी कह रहा होता है कि उसका हर हमला बहुत ज्यादा घातक है, उसका पहले ये हमला इतना ज्यादा सरप्राइज करने वाला था और ये दूसरा हमला मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पास कितना पावर बचा होगा। तभी हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा स्लैशेस करने लगता है और फिर एमसी अपने हाथ में मार्क को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये बात ज्यादा क्रूअल है और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ ये और भी ज्यादा क्रूअल है, तो कैसा होगा अगर मैं इसी के तरह के पर्सन से इसे डील करने दूं, मुझे कोई भी मर्सी नहीं करनी चाहिए। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी अपने इंसेक्ट आर्मी को समन करने लगता है और एमसी की इंसेक्ट आर्मी को देखकर वो यंग मास्टर भी शॉक हो रहा होता है और वो लड़की एमसी को देखकर कह रही होती है कि ये पर्सन क्या सचमुच में ये एक क्रिएशन क्लास का है। तभी हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, वो एमसी के इंसेक्ट को मारने लगता है और कहता है कि चाहे नंबर्स जितना भी हो वो असल में एक कीड़े ही हैं। तो एमसी कहता है सचमुच में, और तभी दिखाया जाता है कि वो सारे इंसेक्ट रीजनरेट हो रहे होते हैं। तो वो यंग मास्टर जैसे ही उन इंसेक्ट को मारता वो फिर से रीजनरेट हो जाते। तो वो यंग मास्टर भी कहता है कि ये मर क्यों नहीं रहे हैं। तो एमसी उससे कहता है कि देखते हैं कि तुम कितने समय तक टिक पाते हो और हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अभी भी उन
इंसेक्ट को मार रहा होता है और वो यंग मास्टर एमसी के इंसेक्ट को मारने के लिए अपने ड्रैगन सैपलिंग स्लैश का यूज कर रहा होता है, जिसके वजह से वहाँ पर उस यंग मास्टर का एनर्जी ड्रैगन अभी भी होता है। और वो यंग मास्टर कह रहा होता है कि मैं जिस ड्रैगन क्यूआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे निगल लिया जा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक इंसेक्ट उस यंग मास्टर के हाथ में बाइट कर देता है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि मेरे अब दाहिने हाथ में पॉइजन आ गया है, तो मैं अब स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी वो यंग मास्टर लाइफ जेट प्रोटेक्टर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके वजह से उस यंग मास्टर के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है। और वो यंग मास्टर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए एमसी से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कुछ टूटे हुए इंसेक्ट मेरी जान ले सकती है? तो एमसी भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि ये कौन सा खजाना है, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? और अपने इंसेक्ट को उसकी एनर्जी को खाने के लिए कह देता है एमसी, लेकिन उसके इंसेक्ट जैसे ही उस यंग मास्टर के पास जाते हैं वो उसके एनर्जी को नहीं खा पा रहे होते हैं। तो वो यंग मास्टर कहता है कि ये शील्ड अनइफेक्टेड कैसे रह सकता है? और हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर के बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बन गया होता है। तो वो यंग मास्टर एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि तुम अपने एनर्जी को वेस्ट मत करो, ये जियाओ फैमिली के तरफ से दिया गया एक अनमोल खजाना है, ये एक बार एक्टिवेट होने के बाद सभी बाहरी हमलों को रोक सकता है। इस लाइफ जेड प्रोटेक्टर के साथ तुम मेरी लाइफ को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। और ये सचमुच में अनएक्सपेक्टेड था कि तुम मुझे इस तरह से घेर सकते हो, तुम सचमुच में अविश्वसनीय हो। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि अगर तुम अब अपने सारे ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर भी लो तो भी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर वो यंग मास्टर एमसी के पास आ जाता है और एमसी से कहता है कि एक बार फिर तुम जब अपने पूरे दिल से मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें जियाओ फैमिली में शामिल होने का परमिशन दे दूंगा और तुम्हें जियाओ फैमिली का सरनेम भी दे सकता हूँ। ये वो है जिसका सब सपना देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि तुम इसका डिसरिस्पेक्ट ना करो। तो एमसी उस यंग मास्टर से कहता है सीरियसली तुम यंग मास्टर होने के इतने आदी हो गए हो कि सिचुएशन को क्लियरली देख भी नहीं सकते हो। तभी वो यंग मास्टर एमसी से कहने लगता है कि जियाओ फैमिली के ताकत के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जवाबी हमला कर सकते हो? तो एमसी स्माइल करते हुए उस यंग मास्टर से कहता है कि क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि जांच करने के लिए कुछ होना भी चाहिए जिसका पता लगाया जा सके? अगर तुम अपने पीछे एक भी निशान ना छोड़ो तो क्या होगा? तभी लिटिल लाइन अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है और वो कहती है मास्टर। तभी वो यंग मास्टर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके पीछे लिटिल लाइन खड़ी होती है और लिटिल लाइन एमसी से कह रही होती है थैंक यू मास्टर, लिटिल लाइन भूखी है। और लिटिल लाइन को देखकर वो यंग मास्टर का भी फट जाता है और फिर लिटिल लाइन उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि उस यंग मास्टर का शील्ड तो नहीं टूटता है लेकिन वो यंग मास्टर बहुत ज्यादा दूर जाके फिक जाता है। तो हम उस लड़की को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो कह रही होती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो किस तरह का इंसेक्ट है। अभी लिटिल लाइन उस यंग मास्टर से कहती है कि तुम और तुम्हारा जेट प्रोटेक्टर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और लिटिल लाइन लगातार उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन के अटैक की वजह से उस यंग मास्टर का सील टूट गया होता है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि सील टूट गया है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, जियाओ फैमिली का जेड प्रोटेक्टर माना जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल लाइन फिर से उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है और लिटिल लाइन ने उस यंग मास्टर के ऊपर इतना अटैक किया होता है कि वो यंग मास्टर जमीन के नीचे धंस गया होता है। तो वो यंग मास्टर कह रहा होता है वो शील्ड तो अजय था। अभी हम एमसी को देखते हैं जो कि उस यंग मास्टर को देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ का धूल जैसे ही हटता है हमें दिखाया जाता है कि अब उस यंग मास्टर के जगह पे सिर्फ ब्लड होता है। तो लिटिल लाइन कहती है कि अब किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो एमसी लिटिल लाइन को वापस बुला लेता है। तो हम देखते हैं कि लिटिल लाइन एमसी को गले लगा लेती है और एमसी कह रहा होता है कि जियाओ फैमिली के पास ज्यादा कुछ नहीं है। और हम देखते हैं कि लिटिल लाइन बहुत खुश होती है, वो कह रही होती है कि बहुत स्वादिष्ट था। लिटिल लाइन अपने मास्टर से प्यार करती है और हम उस लड़की को देखते हैं, वो शौक होते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा डरावना था। और वो लड़की एमसी को देखते हुए सोच रही होती है कि अब जब उसे मुझे मेरा सीक्रेट पता चल गया है तो क्या वो मेरी मुंह को बंद करने के लिए मुझे मार डालेगा। तभी एमसी उस लड़की को देखता है और पूछता है कि तुम अभी भी यहाँ हो। तो एमसी उस लड़की से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मुझे तुम्हें ना मारने का कोई रीजन बताओ। तो वो लड़की एमसी को गोल्ड देते हुए
कहने लगती है कि ये मेरा ट्रेजर है, इसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है, ये मेरी लाइफ लाइन है और मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। तो एमसी उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम बहुत कुछ जान चुकी हो और तुम झूठ बोलना भी जानती हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं लुओ हेवन की कसम खाती हूँ कि अगर मैं तुमसे झूठ बोलूंगी तो मेरे ऊपर 5 बार बिजली गिरेगी। तो एमसी उसे कहता है कि एक लड़की जिसका नाम लुओ सेंडाओ है, तो सचमुच में तुमने इसके बारे में सोचा है या नहीं? तो वो लड़की एमसी से कहती है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे मॉम डैड ने क्या सोचा था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। और लुओ एमसी को एक आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है कि देखो ये मेरी आईडी कार्ड है। तो एमसी लुओ की आईडी कार्ड को देखने लगता है और उसमें लुओ की अलग ही फोटो होती है। तो एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम कंफर्म हो कि ये तुम्हारी आईडी कार्ड है? तो वो लड़की अजीब सा फेस बनाते हुए एमसी से कहती है कि ये तस्वीर 2 साल पहले ली गई थी और तब से अभी तक मेरी ग्रोथ में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नहीं रुको, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना वजन कम नहीं किया है। और ये सुनकर एमसी भी शॉक हो जाता है। फिर एमसी उससे कहता है कि लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखोगी, सिर्फ एक डेड पीपल ही किसी को कोई कहानी नहीं बता सकता है। तो वो लड़की अपने स्टोरेज स्पेस से एक स्क्रॉल निकाल लेती है और एमसी से कहती है कि चिंता मत करो। तो एमसी कहता है वो क्या है? तो वो लड़की बताती है कि ये एक सील स्क्रॉल है, अगर तुम्हारे सीक्रेट को मैं रिवील करती हूँ तो मुझे इमीडिएटली पनिशमेंट मिलेगी और मैं मारी जाऊंगी। और लुओ कसम खाती है कि वो एमसी के सीक्रेट को किसी को नहीं बताएगी, अगर वो किसी को बताती है तो वो तुरंत ही मारी जाएगी। और लुओ एमसी से कहती है कि मैं मौत से बहुत ज्यादा डरती हूँ इसीलिए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसा होगा। तो एमसी वो स्क्रॉल लेते हुए लुओ से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने इस सील स्क्रॉल में साइन कर दिया है। तो एमसी उस लड़की से पूछता है कि रुको, इस स्क्रॉल की कीमत कितनी है? तो वो लड़की थोड़ी सी सोचते हुए एमसी से कहती है कि लगभग 10 मिलियन। तो एमसी गुस्सा करते हुए इस लड़की से कहने लगता है कि इसका मतलब कि स्टोरेज रिंग में तुमने ही सिर्फ कीमती चीज को रखने के लिए इस्तेमाल किया था। तो वो लड़की डरते हुए एमसी से कहने लगती है गुस्सा मत करो, जब तक तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो मुझे यकीन है कि मेरे मॉम डैड तुम्हारे साथ अनफेयर ट्रेड नहीं करेंगे। तो एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं कल नाइट वॉच में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। और एमसी लुओ को ऑल द बेस्ट कह देता है। तो लुओ एमसी से कहती है कि मुझे घर तक छोड़ दो, नाइट वॉच से मेरे घर बहुत ज्यादा करीब है और मेरे घर पर एक टेलीपोर्टेशन स्टेशन है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि तुम लेट से नहीं पहुँचोगे, तो प्लीज मेरा इंतजार करो। और एमसी के साथ लुओ भी जाने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें लुओ फैमिली मैंशन को दिखाया जाता है। तो हम लुओ फैमिली के हेड को देखते हैं। वो कह रही होती है कि उनका इतना साहस हो गया है, जो फैमिली पैसों को लूट रही है, लोगों को मार रही है, वो अपनी लिमिट तक जा चुकी है। तो उस लीडर के जितनी भी सोल्जर होते हैं वो कहते हैं मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए, हम डेथ को डिजर्व करते हैं। तभी वो लीडर कहती है कि नहीं, यंग लेडी को बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तभी हम उसके हस्बैंड को देखते हैं। वो लीडर से कहता है कि मेरी वाइफ प्लीज गुस्सा को शांत करो, सबसे अच्छी बात यह है कि लुओ सेंडा वापस आ गई है और जियाओ फैमिली ग्रेट जेंग एम्पायर का एक फैमिली है, तो वो कोई ऐसा फैमिली नहीं है जिसके खिलाफ हम जा सकते हैं। तो एमसी कह रहा होता है कि ओ तो उसका असली नाम लुओ सेंडाओ है। तभी हम देखते हैं कि वो लीडर का हस्बैंड एमसी को थैंक यू कहते हुए अपनी फैमिली का एक ब्लैक कार्ड दे रहा होता है। और वो लीडर एमसी से कह रही होती है कि हमने ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लिया है, तो प्लीज यहाँ से जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना क्योंकि टेलीपोर्टेशन में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। तो एमसी भी खुश होते हुए वह ब्लैक कार्ड ले लेता है और कहता है कि ब्लैक कार्ड और ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू। तभी एमसी का पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है। तो वो लोग स्माइल करते हुए एमसी से कहते हैं कि हम तुम्हें अभी वहाँ ले जाएंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है, जिसे देखकर उनका वेटर भी शौक हो रहा होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि अब मैं जितने ज्यादा इंसेक्ट को कंट्रोल करूंगा मुझे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, ये तो थोड़ा सा खाना है। तो लुओ एमसी से कहती है कि जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो और भी खा सकते हो। तो हम लुओ फैमिली के लीडर को यानी कि लुओ की मॉम को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि जैसे कि मेरी बेटी ने कहा वो एक क्रिएशन क्लास का है और उसका रैंक डिवाइन है, तो वो एक नए अवेकनर के तौर पर लुओ फैमिली जियाओ फैमिली से किसी को बचाने का हिम्मत रखता है। तो लुओ के फादर कहते हैं कि हालांकि वो नहीं कहेगी, लेकिन वो उतना भी बेकार नहीं है जितना दिखता है
और वो काफी सुंदर भी है। तो हमें इन दोनों की बातों से समझ में आ रहा है कि वो लोग एमसी को कमजोर समझ रहे होते हैं। तो लुओ की मॉम कहती है कि अगर वो जियाओ फैमिली के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सके, अगर वो हमारी बेटी की रक्षा कर सकता है, तभी लुओ की मॉम डैड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लुओ की मॉम एमसी से पूछती है कि क्या तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड है और हमारे संडाओ का भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे फैमिली का एकमात्र सीक्रेट प्रोफेशन बहुत अच्छा है और वो बिजनेस करने और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी है। और लुओ के फादर कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी सेंडाओ का फिगर 36-24-36 है, उसके पास खूबसूरती और दिमाग दोनों है। मैं पहले से ही पोतो के नाम के बारे में सोच चुका हूँ। और हम एमसी और लुओ को देखते हैं, वो दोनों ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो हम लुओ को देखते हैं जो कि अपने फादर से कहने लगती है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और एमसी भी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटलिटी के लिए थैंक यू, अब मेरा पेट भर चुका है तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। तो इन दोनों को देखकर लुओ के मॉम डैड अजीब सा फेस बना रहे होते हैं और लुओ एमसी से कहती है कि चलो इसके बारे में हम अगली बार बात करते हैं। वे हम देखते हैं कि लुओ के फादर लुओ से कह रहे होते हैं कि हमारा दामाद चला गया, तुम उसे बाय कहने के लिए क्यों नहीं जा रही हो। और हम देखते हैं कि लुओ ये सबसे बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि लुओ चिंता मत करो, तुम्हारे फादर ने एमसी को जो ब्लैक कार्ड दिया था उसमें लोकेशन ट्रैकिंग का फंक्शन है, इसीलिए तुम उसे जहाँ चाहे वहाँ फॉलो कर सकती हो। तो हम लुओ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि आप लोग चुप हो जाइए। और फिर लुओ एमसी को याद करते हुए कहती है कि हालांकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। लेकिन भले ही वो बहुत ज्यादा डरावना है, लेकिन वो सचमुच में हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है। तभी सीन चेंज होता है और हमें जियाओ फैमिली को दिखाया जाता है। हम एक पर्सन को देखते हैं, उसका नाम जियाओ युआन सान होता है। वो किसी से कह रहा होता है कि युआन की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तो इसे अच्छे से जांच करो और पता लगाओ ये किसने की है। तो हमें जियाओ वेयान को दिखाया जाता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी किसी को जांच के लिए भेजूंगा। और जियाओ वेयान कहता है कि ग्रैंडपा, मेरा अंकल का बेटा पहले से ही 20 साल का है और वो अभी भी लेवल 30 पर है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है, वो एक कचरा है। एक बेकार पर्सन की मौत के लिए इतना गुस्सा क्या, वो आपके गुस्से के लायक नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि युआन की एबिलिटी वास्तव में एवरेज थी और तुम्हारी एबिलिटी से बहुत कम थी। ये अफसोस की बात नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आखिरकार वो मेरा पोता था, तो जिसने भी उसे मारा है उसे पता होना चाहिए कि उसने किसके साथ गड़बड़ी की है। मैं जानना चाहता हूँ कि दक्षिया टेरिटरी में किसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की है। तो जियाओ कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, आपको इतनी छोटी सी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि इस तितियान कैंप में भाग लेने के बाद फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। तो हम जियाओ को देखते हैं, वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं आपके लिए उसे मार डालूंगा। तभी सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी नाइट वॉच के हेडक्वार्टर में गया होता है। तो नाइट वॉच के लीडर एमसी से कहते हैं कि तो तुम यहाँ हो। तो एमसी कहता है कि क्या ये इतनी बड़ी बात है। और फिर एमसी वहाँ के सारे मेंबर्स को हेलो कहता है और कहता है कि मैं यहाँ नाइट वॉच के अंदर में काम करने आया हूँ। तो फिर एमसी के पास ये बंदा आ जाता है और इस बंदे का नाम मैं भूल चुका हूँ, तो इसीलिए तुम लोग समझ जाओ। और ये बंदा एमसी से कहने लगता है तो तुम फाइनली आ चुके हो, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे सारे लोगों से तुम्हें मिलाते हैं। तो फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम यून जियाओ के होता है। ये लेवल 45 की होती है और ये सपोर्ट टाइप की अवेकनर है। और वो बंदा बताता है कि ये इस टीम में सबसे छोटी थी, लेकिन अब इसके स्पोर्ट को तुमने छीन लिया है। तो हम यून को देखते हैं, वो एमसी को देखकर फुल इम्प्रेस हो गई होती है और वो कह रही होती है कि ये कितना हैंडसम है, ये पहली बार होगा जब मैं इतने हैंडसम पर्सन के साथ काम करूंगी। फिर हमें इसको दिखाया जाता है, इसका नाम दुआंग फैन होता है। ये 49 का अवेकनर है, शूटर टाइप का, और ये ज्यादा कुछ नहीं कहता है और अपने प्राउड में रहता है। और फिर हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम चू बुलांग होता है। ये भी 49 का आर्मर्ड वॉरियर होता है। ये छोटा है लेकिन ये बहुत ज्यादा लचीला है और ये बहुत ज्यादा बातें भी करता है। तो चू बुलांग एमसी को देखकर कहता है कि अब मैं ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो जिसका प्रोफेशन डिवाइन लेवल का है, तो ये मेरे लिए प्राउड करने वाली बात है। फिर हमें उस ग्रुप के थर्ड मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम तांग जिन होता है। वो 61 लेवल की थर्ड ट्रांसफर मेज होती है।
और वो नाइट वॉच की डिप्टी कमांडर होती है और वो कुकिंग में भी अच्छी है। तो तांग जिन एमसी से कहती है कि अब से आंटी तांग को फॉलो करो ताकि तुम्हें अच्छी खाना मिलेगा। तो एमसी कहता है कि तुम सभी का थैंक यू, मेरे जैसा क्रिएशन क्लास का अवेकनर कुछ खास नहीं होता है। तो ये बंदा कहता है कि क्या हर कोई एक्साइटेड नहीं है, भले ही ये डिवाइन लेवल का क्रिएशन क्लास का अवेकनर है जिसे कि आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता है। क्रिएशन क्लास में क्या गड़बड़ है, और ये डिवाइन लेवल का है तो दूसरों की बातों को मत सुनो, हम तुम्हें कम नहीं मानते हैं। खासकर तुमने जब से हमें चूज किया है तो फ्यूचर में ये तुम्हारा घर होगा। रैमसी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर रिसोर्सेस इकट्ठा करने और अपनी पहचान को छुपाने के लिए आना चाहता था, लेकिन तभी ये पर्सन एमसी को पकड़ लेता है और कहता है कि तो ठीक है, चलो पहले हम बिजनेस पर आते हैं। तो ये पर्सन कहता है कि हाँ, हम तुम्हें कुछ रिसोर्सेस देने के लिए 3 दिनों में जियांतियाओ ट्रेनिंग कैंप में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, उसके लिए तुम्हें लेवल 20 या उससे ऊपर का लेवल का होना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें और कितने लेवल की जरूरत है। एमसी कहता है कि अंकल जी, मैं करंटली लेवल 17 पर हूँ, तो फाइनली इस बंदे का कुछ नाम मिल गया, तो हम अब से इसे अंकल जी कहेंगे। तो अंकल जी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अंकल जी कहता है कि क्या तुमने 3 दिन पहले ही अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट किया है और तुम उससे पहले ही लेवल 17 तक पहुँच गए हो। तो अंकल जी हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ठीक ही समझा था, तुम सचमुच में एक डिवाइन रैंक के हो। और अंकल जी एमसी से कहता है कि और 3 बार लेवल अप करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं तुम्हें बाद में तियानजियाओ ट्रेनिंग कैंप में साइन अप कर दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नाइट वॉच की सारे टीम मेंबर्स एमसी को ही घूर रहे होते हैं। तो अंकल जी एमसी से पूछने लगता है कि क्या तुमने कुछ दिनों से कुछ पावरफुल लोगों के साथ काम किया है। तो एमसी कोई भी जवाब नहीं देता है। तो फिर अंकल जी बताता है कि एक अननोन थर्ड ट्रांसफर का अवेकनर है जो तुम्हारे बारे में छानबीन कर रहा है। तो एमसी कहता है कि थर्ड ट्रांसफर अवेकनर, ये मत कहना कि वो जुआओ फैमिली से है। तो अंकल जी यून से कहते हैं कि यून, हम इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि यून कोई मैजिक करने लगती है, जिसकी वजह से नाइट वॉच की बिल्डिंग के बाहर में एक बैरियर टाइप का बनने लगता है। और फिर अंकल जी एमसी से कहने लगता है कि अगर कोई बात है तो तुम उसे अपने तक रखने के बजाय हमें बता सकते हो। तो एमसी अंकल जी को बताता है कि मैंने कल जियावान को मार दिया और मैंने पीछे कोई भी निशानी नहीं छोड़ी थी, तो पता नहीं उनको कैसे पता चल गया। तो नाइट वॉच के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं और अंकल जी कहते हैं कि जियावान जियाओ यूनसान का पोता, जेंग एम्पायर का एक फैमिली, जियाओ फैमिली। और फिर अंकल जी बताते हैं कि सब जानते हैं कि जियाओ फैमिली बहुत सारे बुरे काम करती है और उनकी जो नई जनरेशन है, हाल ही में खबर आ रही है कि वो लोग हर तरह के बुरे काम करते हैं। जियाओ चैन, इसे भी लोगों को नुकसान पहुंचाने के रूप में जाना जाता है। हालांकि जियाओ फैमिली टेरिफाइंग हो सकता है, लेकिन जैसा कि मुझे पता है जियाओ युआन फैमिली में सबसे कमजोर था और वो फैमिली में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला पर्सन था। तो तांगजिन कहती है कि इसीलिए हो सकता है कि वो ओल्ड मैन पर्सनली कोई भी छानबीन नहीं कर रहा है, वो तो किसी और को भेज रहा है, तो हम भी बस बैठे नहीं रहेंगे। और एमसी सोच रहा होता है कि एक अनाथ के तौर पर बचपन से ही मेरे पड़ोसी मेरे साथ देते रहे हैं, फिर भी ये पहली बार है जब मुझे मेरे घर जैसा महसूस हो रहा है। हम अंकल जी को देखते हैं, वो एमसी से कहता है रुको, जियावान कमजोर था लेकिन वो पहले से ही सेकंड ट्रांसफर को पास कर चुका था। और फिर अंकल जी शौक होते हुए एमसी से पूछने लगता है कि तुम्हारे जैसे लेवल 17 के क्रिएशन क्लास के अवेकनर ने सेकंड ट्रांसफर के लेवल 30 के अवेकनर को कैसे मार डाला। तो एमसी अंकल जी से कहता है कि अंकल जी शांत हो जाइए, मेरी मदद किसी और ने की थी। तो अंकल जी पूछते हैं कौन। तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि लुओ फैमिली ने, लुओ सेंडा, उसके पास डिफेंस टाइप का एक हिडन प्रोफेशन है। तो वो लोग फिर से शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि जियांग नान, वो तो रिचेस्ट बिजनेसमैन में आता है। लुओ फैमिली और उसकी एक लौती बेटी लुओ सेंडा। फिर हम अंकल जी को देखते हैं, वो खुश हो जाता है और एमसी से कहता है कि बुरा नहीं है, हालांकि लुओ फैमिली कोई भी लड़ने वाली फैमिली नहीं है, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो उनसे कोई भी नहीं जीत सकता है। और अगर किसी दिन तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती
होती है तो लुओ फैमिली शांत नहीं बैठेगी। तो अंकल जी फिर से सीरियस हो जाता है और एमसी से कहते हैं कि रुको, अगर लुओ सेंडाओ एक डिफेंस टाइप की वॉरियर है तो फिर उसके पास ज्यादा अटैक पावर नहीं होगा, इसका मतलब है कि तुम। तभी एमसी अंकल जी से कहता है कि अंकल जी दरअसल मेरे पास 2 प्रोफेशन है, और एमसी अपने एक हाथ में पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है। तो अंकल जी कहते हैं कि एक हिडन प्रोफेशन, वो भी पॉइजन टाइप का। गुड बॉय, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइजेस हैं। और अंकल जी एमसी के पॉइजन को टच करने वाले होते हैं, लेकिन एमसी अपने हाथ को हटा लेता है और कहता है कि अंकल जी ये बहुत ज्यादा जहरीला है। तो अंकल जी एमसी के पॉइजन वाले हाथ में ही हैंडशेक करते हुए एमसी से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा हाई हूँ, मेरा डिफेंस बहुत हाई है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि अंकल जी के हाथ में एमसी का पॉइजन लग जाता है। तो एमसी स्माइल करते हुए अंकल जी से कहता है कि अंकल जी आपका डिफेंस टूट गया। तो अंकल जी एमसी से कहता है कि चले जाओ, मैं तो तुमसे जरा सा भी सावधान नहीं रहा। तो हम चू को देखते हैं जो कि अंकल जी के हाथ में लगे पॉइजन को देख रहा होता है। तभी अंकल जी यून से कहने लगते हैं कि मेरी मदद करो। तो यून भी हंसते हुए कहती है यस बॉस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून अंकल जी के हाथ को हील करने लगती है। तो और एमसी के अंकल जी से कह रहा होता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बहुत ज्यादा जहरीला है। तो अंकल जी एमसी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा हुनर होगा मैं उतना ज्यादा ही खुश हो जाऊंगा। हालांकि इस बारे में बात करते हुए, हालांकि तुम्हारे पास अच्छी टैलेंट है, लेकिन जब जियाओ फैमिली जैसे मामलों की बात आती है तो चलो हम तीन जियाओ ट्रेनिंग कैंप में रजिस्ट्रेशन के बारे में भूल जाते हैं। हालांकि हम कई अच्छे रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जियाओ फैमिली भी उसमें हिस्सा लेने वाली है। हम कुछ रिसोर्सेज के लिए जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तो एमसी अंकल जी से कहता है कि आप किस तरह के रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि बीस्ट एसेंस, इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसे ही चीजें। और अगर तुम टॉप में अपनी जगह बना पाते हो तो तुम्हें मिस्टीरियस फ्रूट और सीक्रेट रियलम के स्क्रॉल मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में भूल जाओ, इसका जिक्र भी हमें नहीं करना चाहिए। और हम एमसी को देखते हैं जो कि ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है, और एमसी सोच रहा होता है कि ये रिसोर्सेस मेरे अकेले हंट करने से कई ज्यादा बेहतर हैं। शायद तक मैं फिर से झुंड में शिकार करने के सक्षम हो जाऊंगा। तो फिर एमसी अंकल जी से कहता है कि अंकल जी मुझे इस पर भाग लेना ही होगा, मैं खतरों से नहीं डरता हूँ, मुझे खुद को बचाने का भरोसा है। तो अंकल जी कहता है कि वो मुझे इसके बारे में सोचने दो। फिर सीन चेंज होता है और हमें जियाओ फैमिली के वेस्ट लेक को दिखाया जाता है, और फिर हमें जियाओ वेयान को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जियाओ फैमिली का हेवनली प्राउड जियाओ वेयान, और बताया जाता है कि जियाओ वेयान जियाओ फैमिली का सचमुच में ये बहुत ही ज्यादा मजबूत प्राउड है, और आपकी कॉम्बैट पावर अनदर लेवल पर पहुंच गई है। तो जियाओ वेयान कहता है कि बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें पता चला जो तुमसे जांच करने के लिए कहा गया था। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ यंग मास्टर, हमें पता चला कि लुओ सेंडाओ नाम की वेमन के साथ उनका कुछ बिजनेस था। इसके अलावा लुओ सेंडाओ नाम की वुमन एक बार एमसी के साथ भी यात्रा कर चुकी है। तो जियाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि लुओ फैमिली की उस लड़की में ज्यादा अटैक पावर नहीं है, तो फिर एमसी कौन है। तो उसके सोल्जर्स बताते हैं कि एमसी एक नया अवेकनर है जो कि डिवाइन रैंक का है, लेकिन उसका क्लास क्रिएशन है, और वो अभी भी नाइट वॉच के टीम में शामिल हुआ है। और ये भी पता चला है कि लुओ सेंडाओ तियानजान कैंप में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है, लेकिन अभी के लिए ये दोनों लोग अफवाह है, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो जियाओ कहता है कि संदेह ही काफी है, डिवाइन क्लास का क्रिएशन टाइप का अवेकनर, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि वो लोग तियानजान कैंप में आ रहे हैं, तो फिर मुझे उन्हें मारने के लिए ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि जियाओ स्माइल करने लगता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस ये ऑनगोइंग मानवा है, तो इसे कंप्लीट करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं दूसरे सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और बीच बीच में इसके लॉन्ग वीडियोस डालता रहूंगा। तो सब लोग सब्सक्राइब कर दो और चैनल पे बने रहना, और हमारे सारे वीडियोस पे फुल सपोर्ट दिखाना। और हमारा व्यूज अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।